स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? आई थिंक शेयर नहीं किया अभी ना। देखो भाई, तो जो भी डाउट्स हैं तो जो पहला क्वेश्चन आपने भेजा है ये है कि अ फेयर डाइस रोल ट्वाइस इंडिपेंडेंटली। तो एक डाइस को रोल किया हमने ट्वाइस इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है कि जो इसके सैंपल स्पेस ये है। एक्स वाई डिनोट द आउटकम ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड रोल। तो एक्स डिनोट कर रहा है आउटकम ऑन फर्स्ट रोल, है ना, फर्स्ट रोल, एंड वाई है आउटकम ऑन सेकेंड रोल। अब आपसे पूछ रहा है ये कि क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई गिवन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो आपने कैसे इसको ट्राई किया? सर एक्स वाई तो यूनिफॉर्म डिस्क्रीट फॉलो करेगा, तो ऐसे बॉक्स बना के भी ट्राई किया, एक्स माइनस वाई के केसेस बनेंगे, बट इसका इंटरसेक्शन लेने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, जैसे ई ऑफ एक्स प्लस वाई गिवन यहाँ आ जाएगा मॉड में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन, टेकिंग रूट बोथ साइड, यहाँ आ जाएगा ना। तो मॉड में एक्स माइनस वाई इक्वल टू यस वन है अभी। अब इक्वल टू, अब आप देखो ऐसे आउटकम आप बना सकते हो पेयर जहाँ पे एक्स माइनस वाई। तो इसका फॉर्मूला मैं अगले पेज पे लिखता हूँ तो आपको इजीली समझ जाएगा। देखिए, तो यहाँ क्या करना है, आप पहले सर, वैसे, हाँ, सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स बन जाएंगे, जैसे 10 पेयर्स बन रहे हैं, जैसे 1 2 2 3 4 5 5 6। टू वन थ्री टू ये सब हाँ, बनेगा। इसे उसको। यस सर। हाँ तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है? एग्जाम्पल के लिए आप लिखो इसको, जैसे वन टू आ रहा है इसमें, चलो तो वन प्लस टू थ्री इन टू। अब प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर वन वाई बराबर टू, तो चूंकि इसका हर आउटकम तो इक्वली लाइकली है, 1/36 है ना, प्लस यस सर। फिर वन टू टू वन हो गया, तो इसका भी होगा 3 × 1/36। तो इसी को टू टाइम कर दो तो भी चलेगा, है ना। तो अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला इसका लिख देता हूँ। सो ये होगा समेसन स्मॉल एक्स प्लस वाई, प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल वाई। समेसन आपको उन्हीं आउटकम पे लेना है जहाँ पे एक्स माइनस वाई का मॉड वन हो रहा है, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस वाई मॉड इज वन। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे आपने बताया कि आउटकम्स आएगा वन टू, टू वन, थ्री टू, टू थ्री, थ्री फोर, फोर थ्री, फाइव फोर, फोर फाइव, यही ना, फिर सिक्स फाइव, 5 6 फाइव 6। सिक्स, ये हो गया, इतना आउटकम्स हो गए। तो इसमें पुट कीजिए ना, मतलब पहले दो आउटकम करस्पॉन्डिंग क्या होगा, सम तो उसका कितना है, यहाँ पे थ्री है, तो थ्री इंटू प्रोबेबिलिटी 1/36 प्लस, अब ये टू टाइम कर दो, जस्ट टू मैं बाहर ही लिख देता हूँ, फिर इन दोनों का हो गया, इन दोनों का तो वही टू यस टाइम सर, करना। समझ आ गया। तो इसमें क्या दिक्कत सर है? वो पहले हम कंडीशनल निकाल रहे थे ना, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें इंटरसेक्शन कैसे ले वो समझ नहीं आ रहा था। एक्स प्लस नहीं वाई इज नहीं, इक्वल टू। उसमें तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत है नहीं, एक्सप्रेशन निकालना है। तो डायरेक्टली इसका ये फॉर्मूला हो गया कि बस सपोर्ट पे होता समेसन, लेकिन चूंकि मुझे गिवन है तो इंटरसेक्शन लेंगे, तो इस पे मुझे रखना है समेसन को, और ये आ गया। तो यहाँ पे जो भी सम हो रहा है वो कर लीजिए आप, 1/36, फिर चार तीन सात, पाँच चार नौ, इंटू 1/36, और लास्ट वाला होगा 11 × 1/36, ये हो गया। अपॉन में टोटल देख लीजिए कितना है, जैसे 10 कह रहे हैं आप, 10/36 हो गया, यही आंसर होगा। सिंप्लीफाई कीजिए। सर यही है, सही आंसर है। सही है ना? ठीक हाँ। है। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट जो है, जो आपके सेकेंड क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक्स वाई बी द इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल सच दैट P11 P10 P01 P001 है। पी आई जे, ठीक है, आई जे पे पी एम एफ है, और आई जे वन या जीरो हो सकता है। अच्छा,
ठीक है, सपोज दैट द रियलाइजेशन ऑफ द रैंडम सैंपल ऑफ साइज 60 फ्रॉम द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन एक्स वाई गिवन एज, एक्स वाई दो रैंडम वेरिएबल है। इस तरीके से है कि एक तो ये कहना चाह रहा है कि मतलब मेरे पास कहने का ये मतलब है मुझे कि 4 डेटा पॉइंट है यहाँ पे ना, जैसे P11, P10, P01, है ना, मान लीजिए 1010 ऐसा समझिए। सो यहाँ P10, P01, नहीं P00 हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से 4 वैल्यू है ना, ऐसा कुछ। ओके, और इन चारों का सम 1 है, तो जॉइंट पी में कहीं ना कहीं एक्स वाई का है ये, ठीक है ना। तो मतलब ये हो गया कि x के पास सपोर्ट 0 1 है, y के पास सपोर्ट 0 1 है। तो ये मान लीजिए इधर x है और इधर y है, लेट्स से। तो अब क्या करना है आपको, आपको बता रहा है सपोज द रियलाइजेशन ऑफ द, तो ये 6 नंबर क्वेश्चन है। सो रियलाइजेशन, सपोज दैट द रियलाइजेशन ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 60 फ्रॉम अ जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन गिव्स, सो n11 जो है वो 10 है, n10 जो है वो 20 है, n01 जो है वो आपके पास 20 है, और n00 10 है। तो टोटल सम आपको दिख रहा होगा 60 है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि रैंडम सैंपल की आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब समझ आया क्या है एक्चुअली, कि जैसे जो 60 रैंडम सैंपल, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं ना सर इससे। टोटल वैल्यू। हाँ, तो जैसे यहाँ पे मुझे करना है क्या, पहले ये देख लेता हूँ। तो एन आई जे डिनोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ आई जे, जैसे ये 10 बार आया होगा 1 1, ये ऐसे पेयर में लिख दूँ मैं एक्स वाई, तो 1 1 आया होगा 10 बार 1 1, फिर 20 बार आया होगा 1 0, है ना। यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या है आपके पास, 0 0 0 1 1 0 1 1, जस्ट एक आउटकम की बात कर रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग टू वन एक्सपेरिमेंट, सिंगल एक्सपेरिमेंट में ये है। अब ये यहाँ पे रैंडम सैंपल साइज 60 का है, तो एक एक्सपेरिमेंट में ये सैंपल स्पेस है, तो सैंपल साइज तो ये पॉपुलेशन हो गया, ये समझ लो। अब साइज 60 का जैसे ही है ना, 20 बार 10 आया, फिर 01 20 बार आया, और 00 10 बार आया। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे, इफ द काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इज यूज टू टेस्ट, तो ये तो गेट का आई थिंक नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स का है, ठीक है, ट्राई करते हैं। तो इस तरीके से है आपके पास, है ना, ये जैम का नहीं है तो गेट का होगा ये। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये गेट का पी वाई क्यू है 2021 का आई गेस। हाँ हाँ वही, तो ये नॉन पैरामीट्रिक जो स्टैटिस्टिक्स है ना उससे रिलेटेड है ये। तो 10 10 इस तरह से 10 बार है, फिर 01 10 बार है, फिर आपके पास 00, और इस तरह से 00 10 बार है। टोटल 60 डेटा पॉइंट्स आपको दे दिया जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है ना। तो ये रैंडम सैंपल है साइज 60 का, और एक में ये है, तो इस बता रखा है कि क्या क्या ऑब्जर्व वैल्यू आई 60 उसमें। अब आपको एच नॉट दे रखा है कि पी आई जे इज इक्वल टू, जो एच नॉट है ना वो आपको पी आई जे जो है इक्वल है पी आई इंटू पी जे, मतलब इंडिपेंडेंट है ना, ये कहना चाह रहा है। एच वन जो है ये कहना चाह रहा है इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब एच नॉट कह रहा है कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, और एच वन कह रहा है इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। सर सर इसमें वो जो एच नॉट पी आई जे लिखा है, पी आई डॉट इंटू पी डॉट जे लिखा है। हाँ सर ये इंडिपेंडेंट नहीं लिखा, नीचे ना उन्होंने अच्छा एक मीनिंग मिनट एक लिखा मिनट है। बताता हूँ, हाँ ये क्या है, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, ये हाँ एक्चुअली पी आई डॉट जो लिखने का मतलब है ना इनका, ओके मार्जिनल। ओके, यहाँ लिख रखा है ना, हाँ मार्जिनल को ऐसे लिखते हैं ना। हाँ वही मैं कह रहा था, वो उन्होंने डॉट लगा के इसलिए लिखा है। कोई दिक्कत नहीं, मतलब यही है ना, इसका क्या मतलब है, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि x इज इक्वल टू आई कॉमा वाई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू आई इंटू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू जे, यही तो मतलब है। चेक कीजिए, बराबरी तो बात है। आपसे मैं पूछूं कि अगर ज्वाइंट आपको पता है, हाउ विल यू फाइंड प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू आई फ्रॉम ज्वाइंट, क्या करोगे आप। सर जे पे सम कर जे देंगे। पे सम कर जी, देंगे। तो देखो क्या होगा, अगर मैं सम करूं तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू आई, वाई इज इक्वल टू जे, जे की पॉसिबल वैल्यू क्या है, 0 या 1। सर 0। तो पुट करोगे तो जी क्या होगा, वही प्रोबेबिलिटी आई जीरो प्लस प्रोबेबिलिटी आई वन, ये बनेगा ना। वही सर, हाँ वही वही। तो इसी को वो प्रोबेबिलिटी इसने मेंशन कर आई देंगे डॉट नीचे। लिखा है, डॉट का मतलब समेशन लिया है जे के रिस्पेक्ट में, तो सेम मीनिंग है इसका।
आई डॉट का मतलब यही है, और डॉट जे का मतलब आई के रेस्पेक्ट में समेशन लिया तभी मार्जिनल मिला जे पे। मतलब वही है कि इंडिपेंडेंट, एच नॉट कहना चाह रहा है कि एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, और एच वन कहना चाह रहा है एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो पूछ रहा है आपसे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अंडर एच नॉट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉलो अ सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज 20/3। बी कह रहा है कि सेंट्रल काई स्क्वायर विथ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, अच्छा वैसे ही है सेंट्रल काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ है सेंट्रल काई स्क्वायर विथ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपको पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन का वो निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपको पता है क्या इसमें क्या होता है, आप काई स्क्वायर टेस्ट की थ्योरी थोड़ा पढ़िए, क्या कह रहा है वो, काई स्क्वायर टेस्ट क्या कहता है, नॉन पैरामेट्रिक जो काई स्क्वायर टेस्ट है उसकी थ्योरी पे अगर जाइए, आपके पास बुक है या जो मैंने क्लास में लिखाए होंगे नोट्स देखिए, उसमें बताइए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सर वो तो ये होता है ना, समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। हाँ हाँ हाँ, लगाओ उसमें, तो क्या आएगा। अच्छा सर ये, हाँ ये नॉन पैरामेट्रिक से बन रहा है। नहीं हमने मतलब मैंने जब देखा था ना, मैं सोच रहा था वैसे बनेगा नॉर्मली जैसे नहीं हम नहीं, ये करते हैं ना नॉन वैसे पैरामेट्रिक वैसे। स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस जो गेट के सिलेबस में है ना, जैसा तो उस पे बेस्ड है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता था, फॉर्मूला याद है आपको, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता था। सर वो आर होता माइनस है वन है n-1 और इंटू n सी माइनस माइनस वन। वन। हाँ, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, आर वन माइनस आएगा वन सर, इंटू टू पी माइनस। माइनस वन है ना, तो 2 - 1 वन ही इंटू आ टू जाएगा। माइनस वन, तो 1 आ गया। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 वाला है वो आउट हो गया, ठीक है ना। देखो 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में कह रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी, और 2 ऑप्शन में कह रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। तो 2 ऑप्शन में डिग्री ऑफ फ्रीडम आउट हो गया। अब आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ कीजिए, तो अप्लाई कीजिए, क्या होगा, तो उससे वैल्यू निकालो उसकी। सर अब तो हो जाएगा। हाँ, ट्राई करके देखो, नहीं तो फिर पूछना, ये है। ये सर पहले मैंने सोचा था ये नॉर्मली का स्क्वायर से होएगा। मतलब ये ट्राई एग्जाम करते के सिलेबस में नहीं है, गेट के सिलेबस का है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट उसमें है, ठीक है। गॉट इट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि, हाँ एक और आपका ये देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि एक्स वाई जेड भी आई आई टी रैंडम वेरिएबल विथ कॉमन पी डी एफ एफ एक्स है। अच्छा ये मतलब दे दिया आपको, ये जो क्वेश्चन पांचवा है आपका कि पी डी एफ, एक्चुअली पी डी एफ लिखना नहीं चाहिए इसको, है ना। कुछ लोग ना पी डी एफ पी एम एफ में डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, तो हालांकि ये पी एम एफ होगा। सो पी इंटू क्यू की पावर एक्स, एंड एक्स की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 1 2 ... तो ये आपका ज्योमेट्रिक है, जहाँ एक्स काउंट कर रहा है नंबर ऑफ फेलियर को, ठीक है, बिफोर फर्स्ट सक्सेस। तो पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, आई आई डी है ना, तो एक्स प्लस वाई जो होगा लेस देन इक्वल टू जेड होगा, ये आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है एक्स प्लस वाई जेड से कम होगी, और एक्स वाई जेड क्या है, आई आई डी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा अब, है ना। सो ये एक्चुअली आईआईडी है, तो हम लोग हाँ जी, कोई कुछ चैट में कह रहे हैं क्या। एक्चुअली लैपटॉप में चैट देख नहीं पाता क्योंकि फुल स्क्रीन कर रखा है ना। सर वो यही पूछ रहे हैं, वो काई को गामा और जो भी अदर फॉर्म्स ऑफ काई है वो कैसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे तो यही इस क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है, जो पुराना तो कुछ और नहीं है। नहीं नो सर, वो वो इन जनरल पूछा गया है अच्छा कि इन, एक्सप्लेन कर दीजिए कि काई डिस्ट्रीब्यूशन को बीटा और गामा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या हाँ वो हम रिलेशन होता आते हैं एक्चुअली, है ना, वो उस पर आते हैं, पहले एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ठीक है, तो एक्स प्लस वाई जो है हमारे पास, है ना। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे अब आप, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास। सो सपोर्ट यहाँ x का भी 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी है, y का सपोर्ट भी 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी है, z का सपोर्ट भी 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू z है। सो यहाँ पे 3 रैंडम वेरिएबल आपके पास है ना। सो आपको देखना है कि x प्लस वाई जेड से कम हो या जेड एक्स प्लस वाई से ज़्यादा हो। तो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं वो, मतलब जैसे आप लोग इंटीग्रेशन करते हैं ना उस केस में, कॉन्टिन्यूअस केस में यहाँ समेशन करेंगे।
तो होगा क्या यहाँ पे, अब देखिए जैसे अगर लिखूँ मैं, तो चूंकि इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, है ना, जॉइंट लिखेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ जॉइंट पीएमएफ तीनों का लिख सकते हो, या अलग लिखना है तो अलग लिखो, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना, आईआईडी बता रखा है, तो वाई इज इक्वल टू वाई एंड जेड इज इक्वल टू जेड। अब आपको देखना है लिमिट किसका कहाँ से स्टार्ट करना चाहोगे आप। तो देखिए एक्स जो जेड है वो क्या है, जेड की वैल्यू, अब यहाँ थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, हाउ टू टेक द लिमिट, ठीक है। सर वाई से ले लेते हैं ना। क्या लेंगे, वाई को ले लो 0 से z-x। ओके, तो ये दोनों का सम तो जीरो से ज़्यादा होगा, और ये जेड है और जेड का पता नहीं है ना, तो यहाँ से आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं क्या करूँ, ये तो लेस देन इन्फिनिटी है, तो मैं अगर जेड का लिमिट स्टार्ट करूँगा तो कहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ जेड का ही देखो पहले। एक्स हाँ प्लस जेड का वाई ले टू लो इन्फिनिटी। सर, x प्लस वाई टू इन्फिनिटी। हाँ, तो जेड बराबर आप स्टार्ट करो एक्स प्लस वाई से इन्फिनिटी, ठीक, और ये एक्स वाई जेड सब इंटीजर है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना अभी। सो एक्स प्लस वाई से इन्फिनिटी हो गया, अब जेड का काम खत्म हो गया, जेड को हटा दो, तो अब मेरे पास प्रोजेक्शन बचेगी जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप, जीरो जेड कुछ रहा होगा ना, तो हमने पहले जेड का लिमिट ले लिया, तो सिर्फ एक्स वाई में आ गया होगा, हाँ, और एक्स प्लस वाई मोर देन इक्वल, तो ये तो हमेशा एक्स प्लस वाई क्या होगा, मेन तो यही था कि जेड की वैल्यू एक्स प्लस वाई से ज़्यादा हो, एक्स क्या हो सकता है अब, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स और वाई तो जीरो से इन्फिनिटी वैल्यूज लेगा। हाँ, क्योंकि इसमें सम और तो, सर हाँ, जेड भी तो जीरो से इन्फिनिटी वैल्यू लेगा, क्योंकि एक्स प्लस वाई की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी आएगी। नहीं नहीं, लेकिन यहाँ पे बट एक्स बड़ी वाई, आनी चाहिए ना उससे। हाँ एक्स वाई हाँ, जो फिक्स करोगे, मान लो 1 2 हुआ, तो जेड जरूरी है 3 से ज़्यादा ही होगा, इक्वल टू भी लगा रखा है ना, हाँ, वही ये सर। तो ये ज़रूरी है कि ज़्यादा ही हो, तो आप इससे करके देखिए, तो अब आपको क्या करना है, सम करना होगा, तो इसका पीएमएफ लिख दो, पहले जेड वाले का सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व होगा ये, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम यूज़ हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ से, देखिए करते हैं। सो समेसन, आप x वाला लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्यू पी की पावर x, वाई वाला लिखेंगे क्यू पी की पावर y। अब यहाँ समेसन z का लिखते हैं क्यू पी की पावर z, और z कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x प्लस वाई से इन्फिनिटी, अभी मुझे ये पहले सॉल्व करना है, हो बाकी जाएगा सर। बाकी x जीरो से इन्फिनिटी एंड y जीरो से इन्फिनिटी। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ एक्स वाई आएगा, क्योंकि आप जब इसको खोलेंगे, मैं बस इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देता हूँ, तो क्यू तो बाहर हो जाएगा, p की पावर है तो पहला p की पावर रहेगा x प्लस वाई, प्लस अगला पावर है p की पावर x प्लस वाई प्लस वन, p की पावर x प्लस वाई प्लस टू एंड सो ऑन। तो ये इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सम हो गया, तो q इंटू, क्यू तो बाहर है a अपॉन वन माइनस आर, तो a है p की पावर x प्लस वाई अपॉन वन माइनस आर, तो p है, ये कट गया एक्चुअली, q तो p वन माइनस पी ही तो है, तो p की पावर x प्लस वाई ही आ गई, किसकी वैल्यू, इस ब्रैकेट की वैल्यू एट द एंड। तो बचा क्या, बचा आपके पास डबल समेसन, अब क्यू स्क्वायर पी की पावर एक्स प्लस वाई यहाँ है, एक मिनट थोड़ा गलत लिखा मैंने शायद, जो क्यू था उल्टा लिख दिया, देखो एक बार, क्यू इंटू, हाँ सर मैं वही देख रहा था, हाँ उल्टा लिख दिया आपने। मैंने उल्टा लिख दिया, क्यू इंटू पी इंटू क्यू की पावर एक्स है, तो यही बात है, क्यू इंटू पी इंटू क्यू की पावर एक्स, पी इंटू क्यू की पावर वाई, तभी वही आ जाएगा। सो पी इंटू क्यू की पावर जेड, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्यू, ये पी रहेगा, ये क्यू क्यू चलता रहेगा, तो यहाँ क्यू चलता रहेगा, यहाँ क्यू चलता रहेगा, तो ये पी था, फिर भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्यू की पावर एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे इंस्टीड ऑफ राइटिंग, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू की पावर एक्स प्लस वाई, ये पहले से ही है, और हमने इसको सॉल्व किया, ये आया क्यू की पावर एक्स प्लस वाई। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एक्स वाला अलग, क्योंकि एक्स वाई में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, हो गया, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा, ऐसे हो अलग जाएगा अलग सर। करके आ सब जाएगा। p ओवर वन प्लस क्यू कुछ ऐसा आ रहा है। हाँ आ जाएगा, मतलब सिंपल, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, तो एक्स वाई को मतलब नहीं है, तो पी स्क्वायर बाहर है, सिंपली आप क्यू की पावर दोनों ऐड हो जाएगा 2x, और एक समेसन हो जाएगा क्यू की पावर 2y, वाई फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी, एक्स फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी, अब बाहर पी स्क्वायर आपका ऑलरेडी है, अब पी स्क्वायर, और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे क्यू की पावर 2x, जीरो रखेंगे तो वन हो जाएगा, ए अपॉन वन माइनस आर, ऐसा रहेगा, चेक कीजिए। हाँ सर, पी स्क्वायर को वन माइनस क्यू का होल स्क्वायर लिख लेते हैं तो नीचे से काट देंगे। अब वन प्लस पी वन माइनस पी करके आप देख लीजिए, हाँ कट जाएगा, कुछ ऐसा आएगा, देख लो इसको सॉल्व करके,
तो वन प्लस क्यू वन माइनस क्यू हो जाएगा ना ये, तो पी स्क्वायर ऊपर है, तो वन माइनस क्यू दोनों में से कट जाएगा, तो मुझे लग रहा है ऐसा आएगा 1/1 + Q वन का बाय होल वन स्क्वायर, प्लस क्यू का होल स्क्वायर आ रहा है, ऐसा हाँ। कुछ आएगा, पर ऐसा ये कुछ तो ऑप्शन है। ऑप्शन में नहीं है ऐसा तो। अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कुछ फिर हमें ऑप्शन में। कुछ देखना पड़ेगा क्या है ऑप्शन में है। ऑप्शन में ऐसा है P/1 + Q, तो ये था z की वैल्यू x प्लस वाई से ज़्यादा है, तो हमने तो वही किया ना, z की वैल्यू x सर मैंने प्लस। भी दो तीन और तरह से करा है ये, लाइक काफी तरह से, बट कभी सेम आंसर नहीं आया, आंसर तो अलग ही आता है। नहीं नहीं, वैसा तो नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन से मैच करता हुआ नहीं आ रहा, मतलब कुछ अभी तक सब अलग ही आता है कुछ, जैसे आपका है ना, जैसे अभी हाँ हाँ हाँ। अलग ही आता है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम ये है कि जो x प्लस वाई है, अच्छा यहाँ तक मैंने क्या किया है, यहाँ जो हम कर रहे थे सॉल्व, जैसे यहाँ x प्लस वाई 0 से इन्फिनिटी है, तो ये तो रहेगी ना हमेशा। हम्म। लेकिन ये तो ये पक्का है ना कि x से तो ज़्यादा ही होगा, ये y से भी ज़्यादा होगा। तो z की वैल्यू x प्लस वाई से इन्फिनिटी ले लिया, वो तो ठीक है। अब हम z जब कुछ हमारा फिक्स रहेगा, तो यहाँ से क्या आएगा x की लिमिट, क्योंकि x नेगेटिव है तो ले नहीं सकता, ये है। दूसरे तरीके से आप सोचना चाहो, कि लिमिट लेने का थोड़ा सोचना पड़ेगा, लिमिट में कहाँ दिक्कत आ रही है कि x प्लस वाई लेस देन जेड है, जेड का अपर बाउंड तो कुछ है ही नहीं, है ना। अच्छा, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ले लेता तो क्या होता, वन माइनस कर देता मान लो, तो इसको मैं लिखता वन माइनस प्रोबेबिलिटी, तो फिर आता x प्लस वाई मोर देन जेड, ये आता ना। तो उस केस में जेड, तो आई थिंक इससे आंसर आ जाए, चलो इसको करके देखते हैं। तो स्ट्रिक्टली ये आ जाएगा, जेड मोर देन इक्वल टू 0 है। कॉम्प्लीमेंट से देखते हैं, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन ना कॉन्टिन्यूस में भी आया हुआ है, जैम के पेपर में एक क्वेश्चन था ना यूनिफॉर्म वाला, तो यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है, यस, x1 + x2 माइनस लेस देन हाँ, x3। तो वहाँ भी ऐसे ही था कि एक साइड से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, दूसरी साइड से इजीली आ जा रहा था, तो वहाँ भी ऐसे ही हमने किया था एक्सपेरिमेंट वहाँ पे। तो ये जैसे प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वाई लेस देन जेड था ना, ये क्या है, तो मैं लिखता हूँ ना, कई बार अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है ना, ये एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू जेड, तो कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो एक्स प्लस वाई स्ट्रिक्टली मोर देन जेड हो गया, और ये तो मोर देन इक्वल टू 0 होना है बाई सपोर्ट ऑफ जेड, और एक्स प्लस वाई का कोई बाउंड नहीं है। चलो इसके हिसाब से जरा सोचते हैं, तो वन माइनस, फिर से अब हम ट्रिपल समेशन लगाएंगे, तो यहाँ है पी क्यू की पावर एक्स, पी क्यू की पावर वाई, पी क्यू की पावर जेड, ठीक, देख लेना पी एम एफ। तो अब ये हो गया। अब यहाँ आप ध्यान से देखो, जेड की लिमिट अभी क्या है, 0 से x + y। ठीक है, तो z बराबर 0 से x प्लस वाई से कम ही है, तो x प्लस वाई -1 तक लेते हैं, क्योंकि इक्वलिटी नहीं है, इक्वलिटी यहाँ था, तो कॉम्प्लीमेंट लिया, इक्वलिटी गायब हो गया, तो x प्लस वाई -1 लेते हैं, ठीक है। ये z की लिमिट है, z बराबर 0 से वहाँ तक। अब एक्स वाई का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, एक्स प्लस वाई मोर देन इक्वल 0 तो हमेशा रहेगा ना, तो क्या ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये, मुझे नहीं लगा कोई दिक्कत है, देख लेते हैं इससे भी सर करके। इक्वल टू भी तो हो सकता है ना, 0 0 ले रहे हैं तो इसमें इक्वल 0 क्यों नहीं होगा सर? कौन सा x + y। 0 क्यों नहीं होगा, हाँ, 0 और 0 लेंगे, 0 + 0 तो 0 तो होगा ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, हमें कहा ना कि एक्स प्लस वाई यहाँ स्ट्रिक्टली मोर देन जेड होगा, तो स्ट्रिक्टली मोर देन जेड में 0 0 तो नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ मैं जैसे 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो 0 0 लेंगे तो जेड की वैल्यू क्या 0 से लेकर 0 तक पहुँच जाएगी, तो यहाँ मैंने वो रखा ही नहीं है ना, 0 0 नहीं होगा। ओके,
हमने इक्वलिटी हटा दी है ना, तो इक्वलिटी हटा दी है तो इनइक्वलिटी रखना पड़ेगा। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन अब ये है आगे कि ये है कि यहाँ मैं x 0 0 से स्टार्ट करूँ, अगर x 0 और y 0 हो गया तो यहाँ z 0 से -1 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब x प्लस वाई किसी एक को क्या होना पड़ेगा, 1 से स्टार्ट होना पड़ेगा। क्योंकि दोनों अगर 0 हो गया तो z प्लस 0 से -1 हो जाएगी, 0 से -1 में कोई मीनिंग है नहीं। और ये लेस देन इन्फिनिटी है, तो यही कुछ समेशन का ही है, तो इससे आंसर तो आएगा, बट है ना कुछ अगर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहे हैं तो आंसर तो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब क्या होगा। तो x प्लस वाई मोर देन 0 कब होगा, जब एक को तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा 0 से, तो या तो x 0 से इन्फिनिटी और y 1 से इन्फिनिटी, इस तरह केस हो तभी तो ऐसा होगा। यस सर, ये y इक्वल टू कर दिया हमें x प्लस 1 ग्रेटर देन x। ठीक है, इसका सम करके देखो क्या आता है। तो यहाँ से अगर आप सम करोगे तो आपका पी क्यूब यहाँ बाहर आ जाएगा एंड हमें लग रहा है यहाँ 2 टाइम कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि एक या कोई एक 0 से स्टार्ट होगा कोई 1 से, सो आइदर दिस और दिस। लेकिन क्या ही है, एक बार देखो सॉल्व करके इससे पहले। पी क्यूब है ना, क्योंकि वो एक्स प्लस वाई उसके हिसाब से अपने फिट कर लेगा वो यहाँ पे। देखो तो पी क्यू बाहर है, अब समेसन क्यू की पावर वाई, बाद में ये सॉल्व होगा वाई 0 से इन्फिनिटी, अभी समेसन है ना, अभी दोनों को रहना है। अभी क्या होगा सब मिलके, तो तुम्हें इस पे समेसन लगाना है जस्ट। तो 0 से स्टार्ट करोगे तो 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस आर, सो ए अपॉन 1 माइनस आर, ए क्या है 1, 1 माइनस आर ये बनेगा ना। देख अच्छा यहाँ पे तो हमारे पास वो है ना, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 0 से, हाँ लेकिन फाइनाइट, अच्छा तो फाइनाइट है, एक मिनट, तो कहाँ तक जाएगा ये, फाइनाइट जीपी का सम लगाना पड़ेगा यहाँ पर। फिर पहला टर्म है इसका 1, दूसरा है क्यू की पावर 1 प्लस क्यू स्क्वायर, और कहाँ तक क्यू की पावर x प्लस वाई माइनस 1 तक, इसका सम निकालना आता है तो इससे करो। और बाहर मैं बाहर ऑलरेडी p की पावर x और मतलब तो q 1 अपन 1 माइनस x का होता है ना सर। सही नहीं, 1 माइनस क्यू टू एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस क्यू होगा ना। फाइनाइट टर्म है ना ये, तो फाइनाइट टर्म का हम्म। सम निकालना पड़ेगा। तो ये फाइनाइट टर्म है, तो फाइनाइट टर्म जीपी का सम निकाल लो और उसके बाद अपना आगे काम करो। ठीक है, तो इसका सम निकालो, यहाँ से आंसर आ सकता है। तो यहाँ से कुछ ऐसा होगा ना, एक तो यहाँ कट जाएगा और बाद में फिर इस पे समेशन लगाने पड़ेंगे। तो 1 सर माइनस, करके देखते हैं इसको, कोई नहीं। हाँ इसको सॉल्व करके आंसर निकाल के देखो, नहीं तो फिर पूछो, फिर डिस्कस करते हैं, ये मुझे भेजना, मैं ट्राई करता हूँ। एक बार इसको सॉल्व करके देखो क्या आता है, मिलना चाहिए आंसर। तो थोड़ा सा ना कई बार नए क्वेश्चन में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, नेक्स्ट में ये जो आपका था 6th वाला कि x1 x2 xn, ये जो है x1 से लेके x6 तक, x5 तक है, 5 ही है, 5, 5 है सर। तो 5 ही है। सो ये IID है जिसका कोई कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन f थीटा है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि x1 मोर देन x2 मोर देन x3 मोर देन x4 मोर देन x5 गिवन x1 इज इक्वल टू मैक्स ऑफ x1 से लेके x8 तक होगा। ठीक है,
तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, सर 8 है 5 है। ओ सॉरी 5 तक है ना, देख लो कितना है, हाँ 5 ही तो होगा, कितना पर 5, 5 सर। हाँ 5। तो ए इंटरसेक्शन बी लगाएंगे तो क्या होगा, किसका इंटरसेक्शन क्या होगा, मतलब अगर इसको ए बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन अभी ऐसा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी टाइप का, तो इसको लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही ना। तो सर x1 की जगह मैक्स आ जाएगा x1 बेसिकली। इक्वल टू मैक्स ऑफ ए, ये आएगा सर इंटरसेक्शन। सर इंटरसेक्शन ऐसा आएगा ना कि मैक्स ऑफ ऑल फिर ग्रेटर देन x2, फिर ये मतलब सारी टर्म सेम रहेंगी। ये यही रहेगा, अरेंज। हाँ ये इसी फॉर्म में रहेगा, क्योंकि ये सबसेट है इसका, ये जो बी है ना, बी सबसेट है एक अच्छा, का। हाँ 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 सर ठीक कह रहे हो, वो एक पार्ट है ना उसका, जब x1 मैक्स होगा ये भी तो हाँ, सफल हो सकता है ना, तो वो पार्ट रहेगा, और ठीक है। अपॉन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो गया, प्रोबेबिलिटी कि x1 जो है मैक्सिमम है x1 से लेके x5 में से, अब समझिए। तो पहले हमारे पास 5 रैंडम वेरिएबल, अगर इस ऑर्डर में हम अरेंज करें तो हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, 5 है ना, 3 तो 5 फैक्टोरियल वेज। 5 फैक्टोरियल वेज ना, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन 5 फैक्टोरियल है, सैंपल स्पेस में टोटल 5 फैक्टोरियल एलिमेंट है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आएगी, दिस इज 1 आउट ऑफ 5 फैक्टोरियल, न्यूमरेटर बस आ रहा है। अब डिनोमिनेटर को देखो, अब डिनोमिनेटर में क्या है, ध्यान से समझो, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है कि x1 मैक्सिमम है, बाकी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मतलब ये है, तो ये सर जो 4 वे हो जाएंगे ना, 4 जी फैक्टोरियल। x1 फिक्स हो गया, तो ये 4 नंबर को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 4 फैक्टोरियल। 4 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, तो इसका आंसर आएगा, अब ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये है 4 फैक्टोरियल, फेवरेबल आउटकम है आउट ऑफ टोटल 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल सैंपल स्पेस के एलिमेंट थे, देखो सैंपल स्पेस में टोटल 5 फैक्टोरियल एलिमेंट है, अगर मैं इस ऑर्डर में अरेंज करूं तो आई कैन अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज। अब ये जो न्यूमरेटर वाला प्रोबेबिलिटी इवेंट है, दिस इज 1 आउट ऑफ दैट 5 फैक्टोरियल, ये एक ही मिलेगा ऐसा आउट ऑफ 5 फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर वाला क्या है कि पहला वाला मैक्सिमम है, देखो जैसे जो न्यूमरेटर वाला था पी ए था, ये मैं पी बी को बोल रहा हूँ, तो बी में यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पहले 4 लास्ट 4 वाले पे, इट कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल वे, और यहाँ इन्होंने फिक्स कर रखा है कि x1 यहाँ है, x2 यहाँ है, x3 यहाँ है, x4 यहाँ, x5, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ परम्यूटेशन हियर, ऑल आर फिक्स, सबका पोजीशन फिक्स्ड है। तो 1 आउट ऑफ 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल कट गया, तो 1/4 फैक्टोरियल आंसर होगा। यही है सर, सही है। अच्छा, सर वो कल हाँ सबसेट वाला वो ध्यान नहीं दिया। ठीक हाँ है। ठीक है ना, ठीक। ओके सर। सो यहाँ पे जो आएगा नेक्स्ट, हाँ जी एकता, तो इसमें 11वां क्वेश्चन जो है, सर एक बार हाँ, ये इंटीग्रेशन का भेजा होगा ना इसने। जी जी जी, सर ये भी गेट टाइप पीवाई को है सर, ये बन नहीं रहा, मतलब उससे पोलर वाले से ना कुछ तो, ट्राई, या तो हमसे लिमिट में गलती हो रही है। जी जी ट्राई करते हैं, 4 टाइम 1/√2 से लेके 1 तक, और √1 - x² से लेके x तक, है ना। अब आपका यहाँ है 1/√x² प्लस y² dy/dx। तो जरा यहाँ समझिए, y की जो लिमिट है वो है √1 - x² से लेके x तक, ठीक है, और x की जो लिमिट है वो है 1/√2 से लेके 1 तक, ओके। तो जैसे आप पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उस केस में अगर आप करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका इंटीग्रल, कि 4 टाइम ये आ जाएगा 1/r अब आपको डिसाइड करना है r की लिमिट क्या है और थीटा की लिमिट क्या है, तो उसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, जब भी इनइक्वलिटी होते हैं मैं कहता हूँ पहले इक्वलिटी बना लो, तो इन दोनों को इक्वल रखोगे तो यहाँ से आएगा x² प्लस y² इज 1, ध्यान रखना ये सेमी सर्कल है, और यहाँ में फुल सर्कल बनाया तो गेट द आइडिया कि कर्व कैसा बनेगा, y इज इक्वल टू x है, ठीक। तो होगा क्या, ठीक है, तो देखो यहाँ से, तो इसका तुम अगर ग्राफ बनाना चाहो, सेमी सर्कल का मतलब ये कहना चाहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो होगा।
क्योंकि नीचे वाले क्वाड्रेंट में होता है जी तो जी, वो वाई माइनस पॉजिटिव होगी। होगा, हाँ। तो यहाँ मैं इसका ग्राफ यहाँ बनाता हूँ, देखो। तो यहाँ ग्राफ जो बनेगी कि यूनिट सर्कल है अभी, लेकिन हमें पॉजिटिव लेना है वाई, और दूसरा है y बराबर x। दूसरा क्या है? y बराबर x। सो y इज इक्वल टू x। सो दिस इज y इज इक्वल टू x एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना? तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, और ये पॉइंट कौन सा है, तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा दोनों सर्कल के पॉइंट को। सर ये 1/√2 वही पॉइंट है, ये हाँ, यहाँ सॉल्व इंटरसेक्शन। कर दोगे आप तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 प्लस माइनस में, तो हमें पॉजिटिव वाले लेने हैं ना, और 1 तक, ठीक है। और हमें कहना है कि x की वैल्यू 1/√2 से 1 तक जाना है। x की वैल्यू 1/√2 से 1 तक, तो ये लाइन सर्कल, अच्छा 1/√2 ये है ना, वन हाँ बाई जी रूट सर, और ओके। 1 ये। सो हमें बोला इन्होंने कि सर्कल से लाइन तक, सर्कल से लाइन तक बोल रहे हैं ना ये तो। सर बाहर जाएगा, आप 1 की लाइन खींचो एक बार, हाँ हाँ वही हाँ, मैं कह रहा हूँ। वहाँ। तो यहाँ पे क्या है कि हमें y बराबर सर्कल टू y बराबर x, तो ये है और ये है ना। सो ये आपका x इज इक्वल टू 1 है, ये लाइन जो है x इज इक्वल टू 1/√2 है, ये आपका सर्कल है, और ये y बराबर x है। तो y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो ये वाला रीज़न है ना। हाँ जी सर, यस इसी सर। वजह से वो गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी। अब देखो आप एक बार। अच्छा, तो यहाँ पे ये है कि अगर आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो r की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? हाँ जी सर, वही सर एक बार एंगल देखना, एंगल तो अब ये सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह गया ना, और ये y इक्वल्स टू x पाई/4 देगा, तो मतलब या तो मैं 0 से पाई/4 चल लूँ या पाई/4 से पाई/2। हम्म, नहीं नहीं, तो ये एक्चुअली वैसा नहीं आया ना, ये पोलर फॉर्म वाले फॉर्म पे जाएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये इधर लाइन है, तो कोई बात नहीं, इसको सीधा सीधा इंटीग्रेट नहीं हो सकता ये। अगर तुम सीधा सीधा इंटीग्रेट, ट्रायंगुलर में कर सकते हैं, ट्रायंगुलर का वो ये निकाल के फिर उसका अरे ये बताओ, इसके इसका नीचे वाला 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है ना कुछ। हाँ सर, सीधा भी कर सकते हैं वैसे, मतलब सर वही है ना, वो पहले x² प्लस y² देख के पहले पोलर ही आता है ना दिमाग में, हाँ, बट वो फिर अगर मैं बनानी इसको तो। a² मान लूँ, a² प्लस x² का रूट, तो इसका क्या आता था, लॉग, है ना। यहाँ आ जाएगा y प्लस समथिंग इस तरह का आता है ना ये, तो उससे एक सोच सकते हैं, फिर बाद में वहाँ इंटीग्रेशन में आप पुट करोगे तो कुछ रिड्यूस होगा, नहीं तो यहाँ ट्राई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अगर ट्राई करोगे आप, तो आपके पास r cos थीटा है ना, तो x को आप क्या रख रहे थे, y को रखते हैं। यहाँ r cos थीटा, यहाँ तो r कट जाएगा यहाँ से, तो है ना, यहाँ पे आपका r यहाँ से आ जाएगा, तो आप 1 - x को रखोगे r cos थीटा, r sin थीटा ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ r कट जाएगा, ये एंगल आ जाएगा यहाँ पे। तो एंगल तो वैसे दिख रहा है आपको 0 से पाई/4 ना, यहाँ पे ग्राफ में एंगल क्या यस है, सर। 0 से पाई/4 तो दिख रहा है, मेन है यहाँ से। तो यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट जो है आपके पास, यहाँ अगर आप पुट कर दो x को r cos थीटा, तो क्या होगा, तो r की लिमिट क्या आ जाएगी, यहाँ पे x को r cos थीटा रखो, सो r 1/√2 सेक थीटा, सेक थीटा बाई रूट 2 से सेक थीटा होगी, हाँ 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 सर, यही बस सोचा था एक बार। बस हो गया। हाँ तो यहाँ से सेक थीटा अपॉन रूट 2 से लेके सेक थीटा तक, और थीटा है आपका 0 से पाई/4 तक। इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो ये तो कट गया, तो आपके पास 4 बाहर है, 0 से पाई/4, और यहाँ पे है सेक थीटा माइनस फिर वही सेक थीटा ना, क्योंकि आर तो 1 ही, सेक थीटा बाई रूट 2, सेक थीटा कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 1/√2 आ जाएगा, 1 माइनस 1/√2 बाहर रहेगा, डी थीटा। सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, सर लोगो। टेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। तो ये कांस्टेंट को बाहर कर दिया मैंने, ये जो कॉमन लिया ना मैंने, कांस्टेंट बाहर कर दिया मैंने, जो कांस्टेंट लिया, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन
log of sec x plus tan x. लॉग में लॉग ऑफ आता है। सिकेंट एक्स प्लस टैन एक्स, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब आप इसमें पुट कीजिए 0 से π/4, देखिए क्या आता है, इसको पुट कीजिए ज़रा, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आंसर आएगा। अच्छा पाई किसका रह गया, करो हाँ। तो इसको सिंप्लीफाई करो ज़रा, देखो क्या आ रहा है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना। सर 1 - 1/√2 और log of √2 + 1। हाँ इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब आंसर, अच्छा अभी तो आई निकाला आपने, तो ये जो आ हाँ रहा है सर ना, इससे ये आगे पीछे थोड़ा। आई निकला है आपका अभी तक। तो आपको पूछा है ई की पावर आई प्लस पाई बताइए, तो कहीं ना कहीं इसमें पाई भी आ रहा होगा, तो वो आपको रिड्यूस करना होगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आपका आई आया, ठीक है ना। तो यही डाउट था ना आप लोग कैसे लाना है, तो यहाँ से आ गया एक्चुअली आर की लिमिट, ठीक है ना। जैसे r की लिमिट नहीं आ रही। हाँ आर की लिमिट आ गई, थीटा ऐसे ही दिख रहा है यहाँ से 0 से π/4 है, थीटा 0 से π/4, आर की लिमिट यहाँ से दिख गई इसके टर्म में। आप इसको सिंप्लीफाई करके एक बार आंसर निकालने की कोशिश करो, और नहीं आता फिर पूछो दोबारा, ठीक है, अगली क्लास में। क्योंकि डाउट क्लास चलती रहेगी एग्जाम तक, है ना। अभी थोड़ा मैं चूंकि बाहर हूँ, अभी 1-2 दिन और बाहर रहूँगा मैं और ट्यूसडे। इसको हम दूसरे मेथड से भी तो कर सकते हैं ना, इसके ट्रायंगल वाला एरिया मैच और जो वो वाला पार्ट है वो सिंपली निकाल कर। जी जी जी, मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगा नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन के 1000 तरीके हो सकते हैं, ऐसे तरीके भी हो सकते हैं जो मुझे नहीं आते हैं, है ना, वो भी हो सकते हैं। तो वो अगर आप सोचोगे तो उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक बार लिमिट दिखाइए, ये वाला जो लॉग में लिया था उसमें। सर वो जैसे एरिया निकालेंगे तो, लेकिन ये एरिया का इंटीग्रेशन नहीं करना ना, हमारे पास इंटीग्रैंड भी है बीच में। जी जी जी, वो देखो कंफ्यूजन वो मत करना कि ट्रायंगल का एरिया निकाल दे मेरे भाई, हाँ वो ये ए वाला तुम्हारा लिमिट करके निकालनी गलत है। ये तब कर सकते हो जब यहाँ ऐसा हो, डी वाई डी एक्स हो, यहाँ कोई रीजन आर हो, तो ये होगा एरिया ऑफ रीजन आर। अगर यहाँ कुछ बीच में फंक्शन है तो वॉल्यूम चला जाएगा वो, तो वो तुम्हें उसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। ये एरिया रिप्रेजेंट नहीं करता। यहाँ अगर कोई फंक्शन एफ एक्स वाई है और डी वाई डी एक्स है, यहाँ पे कोई रीजन एस आई आर है, और तो दिस इज नॉट द एरिया, इट इज़ नॉट एरिया ऑफ एस। ऐसा नहीं होगा, ये तब होता जब यहाँ सिर्फ डी वाई डी एक्स है, डबल इंटीग्रेशन कुछ बीच में फंक्शन है, तो वो एरिया नहीं बताएगा, दिस इज द एरिया ऑफ रीजन एस, इस तरह से, है ना। तो वो चीज़ें मतलब सही कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आंसर आएगा। तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये दिमाग लगाना है कि आप कॉन्सेप्ट सही लगा रहे हो, ये है। वरना डायरेक्टली है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूला आता है, स्पेशल फॉर्मूला 1/√ए प्लस है ना एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई के इंटीग्रेट करो, फिर लिमिट पुट करो, थोड़े सिंप्लीफाई होगा, सिंप्लीफाई करके फिर इंटीग्रेट करो, तो उससे कुछ आ सकता है। तो आपको करके देखना पड़ेगा, नहीं तो ये ठीक है, ये मैंने पहले भी शायद कराए हैं क्लास में। तो आप इसको सॉल्व करके यहाँ से पहले आई निकलेगा आपका, ये आपका आई आया। उन्होंने कुछ और पूछा हुआ है, ई की पावर आई प्लस पाई बताइए, तो कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, ये निकालिए और देखिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा तो कल फिर पूछिए, कल क्लास होगी सेम टाइम। सर कर क्या मैच, हाँ मतलब मिल गया मेरा ना। 35 के अराउंड आ रहा है, मतलब पॉइंट पॉइंट में, तो आंसर की भी ऐसे ही है 33.5 से हाँ हाँ 34.5। सर कल वही ना 50 या 56 के अराउंड जा रहा था आंसर, तो वही थोड़ा रीजन बढ़ा जा रहा था वो आर की वजह से ना। जी जी जी। हाँ जी, शुभम कुमार है अभी क्लास में। अरे यस मेरा सर। क्वेश्चन है लिमिट का, उसको देख लीजिए नहीं सर। तुम्हारे बाद में अभी वन सीरियल वाइज कर रहे हैं, देखो अभी आते हैं करके। तो 57 जो ये है, देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर लैब हैज़ टू प्रिंटर्स हैंडलिंग सर्टेन टाइप ऑफ प्रिंटिंग जॉब्स, प्रिंटर 1 एंड प्रिंटर 2। तो देखो E1 आपका है प्रिंटर 1, P1 लिख देता हूँ, और E2 इवेंट है प्रिंटर 2। और कह रहा है कि प्रिंटर 1 एंड प्रिंटर 2 हैंडल्स 40 एंड 60% ऑफ द जॉब। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑलरेडी दे रखा है मुझे 40%, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मुझे ऑलरेडी दे रखा है 60%। और याद रखना E1 E2 हमेशा पार्टीशन बनाता है, तो इसके प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा। कहीं भी आप टोटल प्रोबेबिलिटी लगा रहे हो या बेस थ्योरम लगा रहे हो, और ये भी ध्यान रखो बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में, बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी या इंडिपेंडेंट, इन तीन पे एक क्वेश्चन यस आना सर, ही है। सर ये है उसी पे पर हो नहीं रहा था ये। ठीक है देखते हैं। तो यहाँ से फॉर द टिपिकल प्रिंटिंग जॉब द प्रिंटिंग टाइम इन मिनट्स ऑफ अ प्रिंटर 1 फॉलोज नॉर्मल 01 प्रिंटिंग टाइम, ठीक है ना, पहले प्रिंटर का। तो मैं T1 कह देता हूँ इसको,
जो T1 मतलब प्रिंटिंग टाइम ऑफ, है ना, या TP1 बोल दो। प्रिंटर 1 का जो टाइम है वो फॉलो करता है नॉर्मल 10,4 और टाइम ऑफ प्रिंटर 2, है ना, टाइपिंग प्रिंटिंग जॉब प्रिंटिंग टाइम ऑफ प्रीतिश यूनिफॉर्म 1,21। अब आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये है, इफ अ रैंडमली सेलेक्टेड प्रिंटिंग जॉब इज फाउंड टू हैव बीन कंप्लीटेड इन लेस देन 10 मिनट। अब इवेंट ए है, इवेंट ए कह रहा है कि वर्क इज कंप्लीटेड, गिवन है ना इन्फॉर्मेशन ये, इन 10 मिनट्स, और ये जो टाइम भी दे रखा है वो मिनट्स में ही है, 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज हैंडल्ड बाय प्रिंटर 2, क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रिंटर 2 ने हैंडल किया है, गिवन दैट वर्क वाज कंप्लीटेड इन 10 मिनट। अब दो पॉसिबिलिटी था तो ये पार्टीशन हो गया, तो कौन से थ्योरम का क्वेश्चन है ये, बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यस A गिवन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A गिवन E2, ठीक है। तो आपको E1 E2 ऑलरेडी पता है, तो आपको ज़रूरत क्या है, दो इन्फॉर्मेशन और चाहिए इसमें, आपको चाहिए व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1। तो मतलब अगर प्रिंटर 1 ने काम किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है 10 मिनट के अंदर काम हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी टाइम जो है वो 0 से 10 में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर T का डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंटर 1 का डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल 10,4 है, क्या ये निकाल पाएंगे आप। सो प्रोबेबिलिटी T माइनस T का मीन कितना है 10, स्टैंडर्ड डिविजन 2, यहाँ से कितना आ जाएगा, सर इधर -10 -5 इधर 0, जीरो। हाँ इसको हटा देता हूँ, या लिखना चाहो तो लिख दो, वरना वो इन्फॉर्मेशन बस इतना ही काम का था उसमें कि, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि नॉर्मल 10,4 डिस्ट्रीब्यूशन है प्रिंटर 2, ठीक है। सो टी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 10,4 था ना, 10,4, समझिए। सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ये आ गया z मोर देन -5 लेस देन 0, तो इसको आप क्या लिखोगे, 5 माइनस 5 ऑफ -5, 5 यस। चेक करना कैलकुलेशन मेरा, है ना। तो यहाँ से 5 माइनस ये हाफ हो गया 5 अब 5 माइनस 5 को 1 माइनस 5 ऑफ 5 लिख सकते हो। तो फाइनली एक बार चेक करना कैलकुलेशन, बाकी लोग भी, ये मिनट में था ना, और इसने काम भी मिनट में ही कहा है, इन मिनट्स, यस। तो लेस देन 10 मिनट में ना, फाउंड टू हैव बीन कंप्लीटेड इन लेस देन 10 मिनट। अच्छा एक मिनट, मैंने यहाँ 0 से स्टार्ट क्यों किया है, टाइम लेस देन 10 मिनट ना, ये टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता ना सर। हाँ मतलब ठीक है, यहाँ से अगर जस्ट ओनली टी लेस देन 10 कर सकते हैं ना, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है सर। यहाँ अगर सिर्फ लिखता लेस देन 10 है, तो यहाँ से क्या होता, ये लेस देन 10 है, t इज लेस देन 10, तो t माइनस 10/2 लेस देन 0 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर ये z लेस देन 0, 0.5 केवल हाफ है ना, तो ये हाफ आएगा ना, कि उसने कहा लेस देन 10 मिनट, उसका कोई 0 का कोई चक्कर है नहीं क्वेश्चन में, तो लग रहा है यही होगा। एक मिनट, क्योंकि इसने कहा है कि लेस देन 10 मिनट, तो t इज लेस देन 10, सो प्रोबेबिलिटी t इज लेस देन 10, तो t माइनस 10/2 लेस देन 0, तो z लेस देन 0, और ये कितना हो गया आपका 50, है ना। सो तो ये हाफ, ओके। दूसरा क्या कहना चाह रहा है, दूसरा वाला था मुझे a गिवन E2 चाहिए, तो a गिवन E2 का मतलब यहाँ भी ऐसे ही है कि सर ये 9/20 आ जाएगा। तो t लेस देन 10 गिवन t बिलोंग्स टू, है ना, यूनिफॉर्म t इज 1,20। यूनिफॉर्म 1,21, तो इसके हिसाब से ये कितना आ जाएगा, क्योंकि 9/20 इसका सपोर्ट तो -∞ से स्टार्ट हो रहा है ना, भले कि टाइम नेगेटिव होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन इसने नॉर्मल 10,4 क्यों दिया है, क्योंकि अगर मैं अज्यूम कर दो मोर देन 10 ही होगा, तो क्योंकि ये तो नॉर्मल देना नहीं चाहिए फिर इसको, क्योंकि नॉर्मल का सपोर्ट तो नेगेटिव भी होता है ना।
तो मैं Yes. अज्यूम नहीं कर सकता मोर देन 0 होगा, वरना इसको ऐसा देना चाहिए कि ज़्यादा ही हो। तो इसलिए हमें इससे ही काम करना पड़ेगा, जस्ट t लेस देन 10 के साथ ही करना पड़ेगा, बिकॉज़ इसने नॉर्मल कहा है। तो मतलब नेगेटिव वैल्यू तुम ऐसे रियल लाइफ में नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे चूँकि t का डिस्ट्रीब्यूशन है, t का सपोर्ट पूरा रियल नंबर है, तो इतना सही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा तो आप पढ़ ही लोगे। तो CDF एट 10 है ना, तो क्या होता है 10 माइनस 1 अपॉन 21 माइनस 1, हाँ कितना हो गया 9/20। तो हो गया, पुट करके देखो आंसर आ जाएगा अब, है ना? Yes, sir. हाँ हाँ, और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ जीरो मैंने अपने मर्जी से अज्यूम कर लिया, क्योंकि मुझे लगा ना पॉजिटिव से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता, यहाँ पे टी की वैल्यू 1 से 21 तक ही होगी, लेकिन यहाँ पे टी की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, क्योंकि उसने खुद ही क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन मुझे नॉर्मल दे रखा है। तो मतलब ये हो गया कि मुझे मतलब ये है कि इसका कहने का मतलब टी नेगेटिव भी यहाँ पे हो सकता है, या एटलीस्ट नेगेटिव ना भी हो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन 10/4 दिया है, तो इसका मतलब वही है कि जस्ट टी लेस देन 10 लो, जस्ट टी लेस देन 10 लो, अपनी मर्जी से मोर देन 0 नहीं लोगे। तो ठीक है, अब आ जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा, पुट कर लीजिए। ये जो डेटा आया आपको चारों अब पता है, तो ये पता है ए गिवन E1 भी पता है आपको, हाफ आया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 आपको पता है 9/20 आया। तो इसको पुट कर लेंगे, तो चारों वैल्यू पता है, यहाँ पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। मैच कीजिए, नहीं आया तो फिर मुझे दोबारा पूछिए। सर जी सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना, कौन सा? सर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को गामा डिस्ट्रीब्यूशन और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जैसे काई स्क्वायर एन है, तो बताइए काई स्क्वायर एन गामा में क्या होता है? तो आप थ्योरी पढ़िए गामा के, तो मैंने पढ़ाए वो, या बुक में पढ़िए। तो ये गामा n/2 1/2 भी होता है, कुछ बुक में n/2 2 भी लिखता है, तो डिपेंड करता है गामा का पीडीएफ क्या ले रहे हैं। तो पहले हम गामा का आपका पीडीएफ लिख देते हैं एक। सो 1 अगर मैं पीडीएफ ये लेता हूँ, गामा अल्फ़ा बीटा की पावर अल्फ़ा, या इसको ये वाला पीडीएफ ले लेता हूँ, चलो, बीटा की पावर अल्फ़ा एक्स की पावर अल्फ़ा-1 ई की पावर माइनस बीटा एक्स। तो अगर मैं ये वाला पीडीएफ लेके चल रहा हूँ गामा डिस्ट्रीब्यूशन का, कि ये मेरा जो है गामा अल्फ़ा कॉमा बीटा है, तो इसमें अल्फ़ा की जगह आप n/2 रखिए और बीटा की जगह 1/2 रखिए, ठीक है? तो इससे Yes, sir. ये बन जाएगा इस पीडीएफ के साथ। अगर मैं बीटा यहाँ लिया होता, बीटा के बाद अल्फ़ा, तो यहाँ फिर मुझे 2 लिखना पड़ता। तो डिपेंड करता है मैं पीडीएफ किसके हिसाब से लिख रहा हूँ। ये है, हाँ। अब क्या दिक्कत है इसमें? तो काई स्क्वायर को गामा में लिख दिया। अब इसको बीटा में कैसे लिखते सर हैं? बीटा बीटा में भी ऐसे ही करेंगे? जी, बीटा का थ्योरम ये होता है कि अगर x आपका गामा अल्फ़ा-1 कॉमा बीटा है, x1 मान लीजिए, एंड x2 जो है गामा अल्फ़ा-2 कॉमा बीटा है, ठीक है? सो देन यस सर। x1 अपॉन x2 जो होता है, और दोनों इंडिपेंडेंट है, दे आर इंडिपेंडेंट। तो क्या होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन जी, कोई बताओ? x1 upon x2 बीटा सेकंड काइंड होता है सर। तो ये बीटा सेकेंड काइंड विथ पैरामीटर अल्फा अल्फ़ा-1 वन कॉमा अल्फ़ा-2, बीटा और अल्फा x1 अपॉन x1 प्लस x2 क्या फॉलो करता है? बीटा फर्स्ट काइंड। सो ये हो जाएगा बीटा फर्स्ट काइंड विथ पैरामीटर अल्फ़ा-1 कॉमा अल्फ़ा-2, ठीक है? देख लीजिए। तो ये है। अब आपको यहाँ से डाउट था कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ देखिए गामा हाँ n/2 है। अब इसको रिलेट करो आप, तो क्या दिक्कत है? देखो इसी थ्योरम के हिसाब से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो नया थ्योरम लिख रहा हूँ मैं। मान लीजिए x1 है आपका काई स्क्वायर m, मान लो काई स्क्वायर m, x1 का डिस्ट्रीब्यूशन है काई स्क्वायर m। तो x1 का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर m है, काई स्क्वायर m क्या है? आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है गामा, क्या बताया था मैंने, m/2 1/2, एंड x2 कोई दूसरा रैंडम वेरिएबल है काई स्क्वायर n। तो काई स्क्वायर n क्या होगा? गामा n/2 n/2 1/2, और दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है। देन आपका फिर से वही x1 अपॉन x2 जो होगा, दैट विल बी बीटा सेकेंड काइंड विथ पैरामीटर m/2 n/2, एंड दूसरा आ गया कि x1 अपॉन x1 प्लस x2, ये क्या होगा? बीटा बीटा फर्स्ट फर्स्ट। काइंड m/2 n/2, ये आ गया, ठीक है? यस सर। तो इस तरीके से आ जाएगा, हाँ। ये सर जब है ना काई हम्म। स्क्वायर फॉलो करेंगे x1 x2 तब है ना सर ये नीचे वाला पार्ट। तो देखो ना ऊपर, तुम आधा दिख रहा क्या स्क्रीन तुम्हें? पूरा देखो ऊपर, ओके कहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ओके सर ओके दिख ना? गया। हम्म। थैंक यू तो सर। जी,
तो अगर x1 काई स्क्वायर m है, x2 काई स्क्वायर n है, काई स्क्वायर गामा में लिख सकते हैं और गामा वाला थ्योरम यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, सर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही FIZ लिखते हैं क्या? जी उसका हाँ CDF को फाई जेड लिखते हैं। फाई, हाँ, कैपिटल ठीक फाई है। उसका CDF होता है। हाँ ये जी ठीक है सर। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो है, हाँ भाई शुभम, इन दोनों क्वेश्चन में क्या दोनों डाउट है? यस सर। सर ऊपर वाले में एग्जाम्पल बन ही नहीं रहा और नीचे वाला। ये तो लास्ट क्लास में ही कराए थे। एक्चुअली क्या है ना, सब लोग रेगुलर ज्वाइन करते नहीं है, तो एक ही क्वेश्चन, ये जो 33 है, ये लास्ट क्लास में भी कराए थे हमने। लास्ट डाउट क्लास जो परसों हुई थी, कल तो क्लास नहीं लिया था मैंने, हाँ परसों सर हुई तो थी। मैं वहीं से देख लूंगा, अगला वाला बता दीजिए। हाँ, तो जो पिछला डाउट क्लास है वहाँ आप ट्राई कीजिएगा, उसमें आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो ये मैंने अभी मतलब आज जो होगा 116 नंबर डाउट क्लास होगा, तो 115 या 114 नंबर डाउट, क्योंकि लास्ट क्लास में 2 वीडियो बनाए थे उससे, तो ये 114 और 115 नंबर डाउट क्लास में आपको मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन। और 34 जो है कि जो हमारे पास ओमेगा है, ये 1 2 डॉट 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 है, ये सैम्पल स्पेस है, पूरा नेचुरल नंबर है। तो कह रहा है कि पी कोई प्रोबेबिलिटी फंक्शन है इस तरीके से कि पी आई मोर देन जीरो है फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू ओमेगा। तो कुछ एक एग्जांपल लेके डिस्कार्ड कर लो ना ऑप्शन, जैसे पी आई है, तो एक एग्जांपल मेरा बन सकता है, मैंने बताया था ज्योमेट्रिक, 1/2 की पावर आई, 1/2 की पावर आई फ्रॉम 1 टू डॉट डॉट डॉट, कहाँ से लेते हैं, ज्योमेट्रिक है ना, हाफ इंटू हाफ की पावर, ये 1 से स्टार्ट होगा, ज्योमेट्रिक है तो। और दूसरा एग्जांपल ऐसा बना सकता हूँ मैं कि 6/पाई² इंटू 1/n², n की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये है सपोर्ट। ठीक है ना, या आई ले लो, क्योंकि n क्यों लिख रहा हूँ मैं, आई के टर्म में लिख देता हूँ, तो आई के टर्म में यहाँ आई² और ये आई, ये दो ऐसे पीएमएफ है जो इस क्वेश्चन के अजम्पशन के हिसाब से फिट बैठ रहे हैं, और भी पीएमएफ हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहला खुद ही देख लो, फॉर एवरी एप्सिलॉन मोर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी लेस देन एप्सिलॉन, कि कोई भी एप्सिलॉन ले लो तुम, एक ऐसा इवेंट ए मिलेगा जिसकी प्रोबेबिलिटी एप्सिलॉन से कम होगी। सर ये दोनों आपने कैसे मतलब बना दिया एग्जाम्पल? हाँ, तो आपको याद रखना है ना कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका सपोर्ट ये होता है। अच्छा। 1 2 3 किसका सपोर्ट होता है, ज्योमेट्रिक में सपोर्ट ये आता है। ज्योमेट्री में क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल बिफोर फर्स्ट सक्सेस। फर्स्ट सक्सेस, हाँ, तो यस। एक ये है, इससे एक दिमाग में आया, ये हमें पता है कि हमें सीरीज पता है कि 1/n², n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, ये होता है π²/6, तो यहाँ से 6/π² कर दो, समेसन 1/n², 1 आ गया। तो हम जानते हैं पीएमएफ का सम क्या होता है, 1 होता है ना, अच्छा, यस। तो ये मैं एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ले सकता हूँ इसको, इसीलिए तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से इसलिए दो ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकता है, आप देखोगे तो बुक्स में ऐसे और भी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पे ऐसा हो रहा होगा। बस ये बोलने को, पहला क्वेश्चन क्या है, अब कह रहा है एक ऐसा इवेंट मिलेगा जिसकी प्रोबेबिलिटी एप्सिलॉन से भी कम होगी। इसका ये मतलब होगा, पहला ऑप्शन जो ए बोल रहा है ना, वो ये कहना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कहीं ना कहीं जीरो को अप्रोच करेगी। तो ये तो ऐसे भी ऑब्वियस है ना, एक ऐसा इवेंट मिलेगा, तो सोचो तुम अगर बहुत लार्ज नंबर चूज कर रहे हो, इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर, यस सर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी घटती चली जाएगी ना। जैसे अभी यस। 1 पे 1/2 होगी, 2 पे 1/4 होगी, 3 पे 1/8 होगी, 4 पे 1/16। अगर मैं आई को लेता हूँ 1 करोड़, तो उस पर प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्स जीरो के करीब आएगी, और उससे भी ज़्यादा तुम ले सकते हो। तो एक ऐसा इवेंट तो मैं ढूंढ ही लूंगा जिसकी प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं जीरो को अप्रोच कर रही होगी, यही कहना चाह रहा है कि एप्सिलॉन से भी कम है, मतलब लगभग जीरो है। तो आई में बहुत लार्ज ले लूंगा तो ऑब्वियसली मिल जाएगा। इसका दूसरा तरीका ये भी है, एक और तरीका, इसे नहीं करना तो थ्योरेटिकली प्रूफ करना हो, तो हमें पता है कि जो ये पी आई है, पी आई जो होगा आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, इसका सम कितना है, 1। 1 है। तो ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है,
कन्वर्स कर रही और है। अगर Convergent। सीरीज कन्वर्ज करती है तो इस सीक्वेंस के बारे में क्या बोल सकते हो? 0 आना चाहिए सर ये। तो यही पहला ऑप्शन यही कह रहा है कि ये एक ऐसा इवेंट मिल जाएगा जो 0 पे जारी होगी। तो मिल तो गया मुझे, ये मिल गया थ्योरेटिकली। तो इसका मतलब सीरीज कन्वर्जेंट है। तो ये जो P ऑफ I है विल टेंड टू 0 एज I टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसा सीक्वेंस में आप करते हैं। तो हो गया पहला ऑप्शन ट्रू है, ये प्रूफ हो गया इसका, है ना। इस तरीके से यहाँ मैं एग्जांपल जस्टिफाई कर रहा था। फिर दूसरा कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट इवेंट्स ए के A1 A2 A3 A4 AN, इस तरीके से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के जो होगा, और डिसजॉइंट है ये, 10⁻⁻6 से ज़्यादा होगा। तो अब बी ऑप्शन ये कहना चाह रहा है कि मुझे एक ऐसा डिसजॉइंट सीक्वेंस मिलेगा A1 A2 डॉट 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 कि ए के की प्रोबेबिलिटी 10⁻⁻6 से ज़्यादा हो, मतलब 1/10⁻6 से ज़्यादा हो। अगर मैं इस पे समेसन लगा दूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के पे के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो ये मोर देन, दोनों तरफ समेसन लगा रहा हूँ मैं, 1/10⁻6। ये फिर से समझो सीक्वेंस है, ये ए एन सीक्वेंस है, ये बी एन सीक्वेंस है। अब बी एन सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग सीरीज क्या होगी, कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी? इसका सम कितना आएगा, व्हाट इज सम ऑफ दिस सीरीज, राइट साइड में जो है 10 की पावर क्या है सर? 10⁻6 है। सर ऐड होते होते तो इनफाइनाइट हो जाएगा सर, फाइनाइट। ये इन्फिनाइट हो जाएगा, राइट साइड इन्फिनाइट है क्योंकि कांस्टेंट है ना, फिक्स कांस्टेंट है। तो इसको इन्फिनाइट टाइम ऐड करोगे इन्फिनाइट हो जाएगी। तो छोटी वाली सीरीज का सम इन्फिनाइट है, तो बड़ी वाली सीरीज का सम क्या हो जाएगा? ये भी ये इनफाइनाइट। भी इन्फिनाइट हो जाएगी। लेकिन ये तो पीएमएफ है ना, ये तो प्रोबेबिलिटी है। तो क्या लगता है कि डिसजॉइंट इवेंट के प्रोबेबिलिटी का सम इन्फिनिटी आ जाएगा, ऐसा हो सकता है? नो सर। तो ये ऑप्शन गलत है कि प्रोबेबिलिटी के सम कैसे इन्फिनिटी आ जाएगा, और डिसजॉइंट है वो भी। तो डिसजॉइंट है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 एंड यूनियन एंड सो ऑन। इसी चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ बाई डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो तीसरी कंडीशन होती है कि डिसजॉइंट है तो यूनियन ऑफ ए आई इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आईज। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन का तीसरा पॉइंट है ये। तो ये यूनियन की प्रोबेबिलिटी है एक्चुअली, और यूनियन की प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी कैसे आ जाएगी, तो हो ही नहीं सकता, वो तो मैक्सिमम 1 हो सकती है। तो बी ऑप्शन गलत है, फॉल्स है। जो आपका सी ऑप्शन है कि देयर एग्जिस्ट जे बिलोंग्स टू ओमेगा, एक ऐसा नेचुरल नंबर मुझे जे मिलेगा इस तरीके से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जे जो होगी वो ज़्यादा होगी प्रोबेबिलिटी एट आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू ओमेगा। तो कितना आसान सा है ना, देयर एग्जिस्ट की बात कर रहा है, मतलब एक ऐसा नंबर तुम ढूंढ लिए तो काम हो जाएगा। तुम खुद सोचो, जैसे पहले वाला एग्जांपल की बात करता हूँ मैं, इसमें मुझे एक ऐसे आई की वैल्यू बताओ जिस पे वैल्यू मैक्सिमम होगी, 1 पे। 1 ही ले लो तो हो गया है। तो ऑप्शन सी ट्रू है, क्योंकि मैं जे बराबर 1 ले लूंगा तो हो गया मेरा काम। देयर एग्जिस्ट कह रहा है ना, तो जे बराबर यस 1 ले सर। लूंगा, तो 1 पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी पहले के हिसाब से या दूसरे में भी वो हाईएस्ट होगी, क्योंकि सम 1 होना है इसको। तो पॉइंट मास जो है हर पॉइंट पे घटती जाएगी ताकि एंड में जाके सम होके 1 हो जाए, क्योंकि ये पीएमएफ है। तो इसीलिए किसी एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पर लार्जेस्ट वैल्यू होगी, और इक्वल हो नहीं सकती बहुत सारे पॉइंट पे, क्योंकि फिर वो इन्फिनिटी पे चली जाएगी, देखा हमने। तो वैल्यू घटती जाएगी और सम जाके उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 पे, पीएमएफ के सम को। तो इसीलिए सी ऑप्शन ट्रू हो गया। डी ऑप्शन जो है कि लेट ए के बी अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट सच दैट, अब देखो ये कह रहा है इवेंट है सीक्वेंस ऑफ इस तरीके से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये फाइनाइट है, ठीक है। सम ऑफ, अगेन ये सीक्वेंस मान लो के में, तो ये फाइनाइट है। कह रहा है देन फॉर ईच आई देयर एग्जिस्ट एन, एक हर आई, चाहे आई कुछ भी चूज कर लो तुम सैंपल स्पेस में, सैंपल स्पेस क्या, नेचुरल नंबर, कि एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा मुझे जो 1 से ज़्यादा होगा, इस तरीके से कि आई बिलोंग नहीं करेगा यूनियन ऑफ, देखो अब कह रहा है ये कि देयर एग्जिस्ट आई सैम्पल स्पेस में होगा इस तरीके से, सॉरी फॉर ईच आई नॉट देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल आई कुछ भी ले लो सैम्पल स्पेस में, देयर एग्जिस्ट एन जो कि 1 से ज़्यादा होगा, इस तरीके से कि सच दैट आई विल नॉट बिलोंग टू ए एन यूनियन ए एन प्लस 1, यूनियन मैं जब खोल दिया हूँ यूनियन को इनफिनाइट तक। तो देखो सिंपल सा यहाँ पे है
कि अगर मैं क्या करूँ, मैंने तो पी ए के ऑलरेडी बना रखा है, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल बना रखे हैं हमने। तो अब कह रहा है चाहे आई तुम कुछ भी चूज़ कर लो, तो चलो तो मुझे तुम कोई आई बताओ अपनी मर्ज़ी से, तुम्हारा कोई भी फेवरेट नेचुरल नंबर बताओ, उस पे काम करते हैं, है ना? सो कोई एक आई बताओ मुझे, आई बिलोंग्स टू ओमेगा है, ओमेगा एक नेचुरल नंबर है, दो ओमेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ले लीजिए सर। क्या लूँ आई की वैल्यू? सर 1 ही ले लीजिए। मान लो चलो 1 ले लिया, है ना? 1 ले लो या 1 मिलियन ले लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आई को 1 ले लिया जैसे। अब आई को हमने जब 1 लिया, तो कह रहा है कि चाहे आई तुम कुछ भी लो, तो मैंने कहा कोई भी एक बताओ मुझे, तो मैं 1 चूज़ करके 1 पे काम कर रहा हूँ। तो एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूँढना पड़ेगा आपको, ये देयर एग्जिस्ट है। जैसे यहाँ पे था ना देयर एग्जिस्ट सी ऑप्शन, मैंने ढूँढा, तो j बराबर 1 मिल गया मुझे, तो ऑप्शन ट्रू है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि ठीक है ना? ओके, सो फाइन। सो क्या बोल रहा है, आई बराबर 1 लिया मैंने, तो एक ऐसा नेचुरल नंबर मुझे अब ढूंढना है खुद से उस आई के लिए, इसलिए कहा मे डिपेंड ऑन आई, क्योंकि आई बदलोगे तुम्हारा एन बदल जाएगा इस ऑप्शन में। तो तुम जैसा आई चूज करोगे उसके हिसाब से सुटेबल एन चूज करना है मुझे, इस तरीके से कि वो आई जो है उस सेट में ना आ जाए, किस सेट में, ए एन यूनियन ए एन प्लस वन एन डॉट डॉट डॉट। तो आई तुमने जैसे 1 चुना है, तो मैं सिंपली चाहूँ तो एन को मैं 2 चूज़ कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, मैं यहाँ दिखाता हूँ तुम्हें। पहले मैं सीक्वेंस बना कर दिखाता हूँ। A1 ले लिया मैंने सेट कंटेनिंग 1, A2 ले लिया मैंने सेट कंटेनिंग 2 एंड डॉट 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 चल रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन कह रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ये फाइनाइट होना चाहिए, तो ऑब्वियसली अगर इसको मैं सम करूँगा तो 1 आ जाएगी, तो फाइनाइट है वो। ठीक है, मैंने ऐसा बनाया सेट, A3 ले लिया 3 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। अब जैसे हमने कहा आई चूज़ करो कोई भी एक, तो आई तो आपने 1 चूज़ किया, तो मुझे एक ऐसा एन ढूंढना है, तो मैंने एन 2 लिया, इस तरीके से कि आई बिलोंग नहीं करना चाहिए A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन डॉट डॉट डॉट। देखो बिलोंग कर रहा है आई, क्या 1 बिलोंग कर रहा है इन सेट्स में? A2 था ये 2 वाला, A3 3 वाला, है ना? यस सर। अगर 1 आप मुझे देते 1 मिलियन, तो मैं एन को लेता 1 मिलियन 1 या 2 मिलियन चूज कर लेता मैं एन को, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, तो आई फिर भी बिलोंग नहीं करेगा उसमें। हाँ सर, हर आई के लिए मतलब एक ऐसा एन मुझे जरूरी एन मिल मिल जाएगा, जाएगा। तो उसके लिए ये सुटेबल हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी ट्रू है। तो यहाँ से शायद है ना ए सही था, बी गलत था, है ना, सी सही था और डी सही है। ए सी डी ट्रू है, यहाँ पर देख लीजिए ऑफिशियल आंसर की में ये है। हाँ सर, सही होगा आपने। हाँ मतलब फिर भी चेक कर लो, तो ये है। नेक्स्ट जो है, हाँ जी भाई, बी, ये कह रहा है कि संजय बी बताइए क्या 22 का बी, तो ये जैम पी वाई का 2010 का ही है ना। तो ए तो टेलीस्कोपिक से हो गया था, है ना। अब यस बी, सर, हो गया बी एकदम। प्रूफ अगर करना है, बी इज डिफरेंशिएबल, ये बोल रहा है कि बी जो है एफ इज डिफरेंशिएबल है ऑन 0 1 एंड जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन 1 है फॉर ऑल, सो जो एफ डैश एक्स है लेस देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1। सर वो पिछला 3-4 स्लाइड खोल लीजिएगा एक बार स्क्रीनशॉट। हाँ देखो यहाँ से स्टार्ट किए थे, आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ था। हाँ सर, अगला। नेक्स्ट ये था बी ऑप्शन, यस सर। फिर ये सी ऑप्शन था, यस सर। और इधर डी का पार्ट। थैंक यू सर। तो यहाँ अब ये 22 का बी है कि f इज अ डिफरेंशिएबल ऑन 0 1। अब f डैश एक्स का मॉड जो है लेस देन 1 है फॉर ऑल एक्स यहाँ बिलोंग्स पे जी। मीन वैल्यू थ्योरम यूज किया था उसी इंटरवल पे 1/n, 1/n प्लस 1। अच्छा 1/n माइनस 1/n प्लस 1, हाँ फिर क्या करेंगे, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, फिर तो वो यहाँ लेस देन 1 हो जाएगा ना। हाँ हाँ यस, तो ये एफ डैश आपका कोई सी आ जाएगा इस बीच का नंबर, सो सी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 1/n प्लस 1 टू 1/n। अच्छा ये जो लिखा ना, हाँ ये एफ बी माइनस एफ, ये इंटरवल पे काम किया हमने। जैसे इन्होंने सजेस्ट किया कि हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ कर लेते हैं इस इंटरवल पे,
ये इंटरवल आपका है 1/n+1 से 1/n, है ना, दिस टू आर मान लो एक फंक्शन है। तो ये चूंकि 0 1 पे है और ये 0 1 के सबसेट ही है, तो 0 1 का ये तो सबसेट ही होगा, इन कुछ भी रख के देखो आप, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ बी माइनस एफ ए अपन ये लेस देन 1 होगा बाई गिवन कंडीशन, इसका मॉड ले लो आप, तो इसका मॉड जो होगा वो लेस देन 1 होगा बाई गिवन कंडीशन, एंड सो दैट दिस, तो इसका वो कर लो आप, क्या कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसमें, है ना, तो आ जाएगा ओके, यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट। तो अभी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये लेस देन 1 इसीलिए है क्योंकि एफ डैश सी लेस देन 1 था, क्वेश्चन में गिवन है एफ डैश एक्स। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो मॉड एफ ऑफ 1/n माइनस एफ ऑफ n+1 लेस देन मॉड 1/n माइनस 1/n+1, ऐसा कुछ है। अब इसको आप सीरीज लगाना चाहो सीरीज लगा लो, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये, हाँ, तो n इंटू n+1 का आ गया मॉड, है ना, ये आ गया n फ्रॉम 1 to, और ये चूंकि कन्वर्जेंट है क्योंकि तो पॉजिटिव ही है ना ये तो अभी, तो ये कन्वर्जेंट है, सो दिस इज कन्वर्जेंट। अब लार्जर टर्म, ये मतलब ये समझ लो कि ऐसा हो गया ना ये, दिस इज समथिंग लाइक 1/n² वाली सीरीज से कंपैरिजन टेस्ट जी लगा जी के जी होता जी है। जी, देखो an लेस देन इक्वल टू bn टाइप का हो गया, हाँ एंड यस यहाँ समेसन bn इज कन्वर्जेंट, सो दिस यस इम्प्लाइज समेसन an इज कन्वर्जेंट। ठीक है, बहुत अच्छा, है ना, तो यहाँ से आ गया। मतलब प्रूफ टेक्निक थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, हालांकि एग्जाम में आप एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव होगा तो, बट ये क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इससे आइडिया मिलेगा आपको ये कैसे यूज करने हैं, तो उससे आपको एक आइडिया मिल गया। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट जो है, तो इसमें मीन वैल्यू थ्योरम यूज हुआ इंटरवल 1/n+1 to 1/n। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्मी सर कोई थ्योरम यूज हो रही है पर मैं थोड़ा इसको प्रूफ नहीं कर पा रहा था। कौन से वाले में? ये जो सेकंड वाला जिसमें सी की वैल्यू दे रखी है, जो सेकंड जो मैंने अच्छा, तो यहाँ हमने सजेस्ट किया था ना, कोई फंक्शन सजेस्ट करो भाई। तो ये जो है, इस करके हो गया था, 1 करके माना था एक्स करके, तो उससे नहीं नहीं, कोई प्रूफ भी मिल जाएगा, तो वो सॉल्यूशन वाले बुक में क्या सजेस्ट कर रखा है, बी ए कॉन्टिन्यूस बता रखा है, एफ टी डी टी जो है 0 से 1 में वो आपका 1 है। ठीक, अब कह रहा है कि शो करो कि एक ऐसा सी मिलेगा आपको, एक ऐसा सी मिलेगा 0 से 1 में इस तरीके से कि सच दैट कि एफ सी जो आपका है वो 3c² है। मतलब यहाँ से अगर बात करूँ मैं, 0 से c एफ एक्स डी एक्स, अगर आप इसको लिखोगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए आप, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका c³ है ना, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करो c के रिस्पेक्ट में, ये आ जाएगा। तो 0 to c एफ एक्स डी एक्स इज c³, ऐसा कुछ आ रहा है। ओके, और तो हमें प्रूफ ये करना है ना कि एफ सी इज दिस, तो मैं जी एक्स चूज करूंगा यहाँ पे, है ना कहीं कोई थ्योरम ही लगाने हैं। तो एक बार देखो उसमें क्या सजेस्ट कर रखा है, तो हाउ, ओके सर देखता हूँ। ठीक है, 2010 का कौन सा क्वेश्चन है ये, 10 का 11 का है, 11 का होगा ना, 11 का सर, क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 11 का क्वेश्चन नंबर सर 23 है। अच्छा, तो मैंने ना प्रूफ टेक्निक थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको कि हाउ टू प्रूफ, है ना। ओके, वैसे अपना सर, वैसे डायरेक्ट करें तो वन फंक्शन मान करके ये नहीं नहीं, देखो ये कुछ सारी आइडिया चीजें- यहाँ से मुझे मिला है ना, देखो अब इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ से कुछ ऐसा आ गया कि इंटीग्रेशन 0 से c जैसे एफ एक्स डी एक्स माइनस c³ बराबर क्या आ गया, 0 ना, यही आ गया ना तुम्हारे पास। यस सर, तो एक काम करो, दो फंक्शन अज्यूम करो, जैसे एक फंक्शन है आपका g1x दैट इज 0 to x, मान लो ऐसा एफ टी डी टी, है ना,
तो यहाँ से जब तुम है ना, यहाँ तुम चाहो तो टी भी लगा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इससे एफ टी डी टी करोगे तब भी वही आएगा। ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में। अच्छा, तो 0 से 1 एफ टी डी टी 1 दे रखा है मुझे, तो यहाँ से हमने ये लिया और जी टू एक्स आप लो एक्स क्यूब को, है ना। तो यहाँ से चेक करो, अगर मैं पूछूं आपसे कि जी टू एक्स इज एक्स क्यूब, ओके, सो जी टू एक्स क्या हो गया आपका, एक्स क्यूब है यहाँ से। अब इस पे क्या करोगे आप, मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर दो इस पे। जो अप्लाई यस मीन सर, वो वैल्यू, जो कोची वाली भी हुआ जो कॉची डैश मीन वैल्यू थ्योरम, हाँ, कॉची मीन वैल्यू यस थ्योरम क्या कहती है। सर, एफ डैश सी एक अपन तो जी डैश सी। लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम था कि वो ये कहता है कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये कहता है ना। यस ये है, सर, ये तो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, ये दो फंक्शन है एक ही जी वन इंटरवल में है डैश तो सी, उसी में। हाँ, और जी टू डैश सी, यही ना, यस सर, यस इक्वल टू, जी बी माइनस जी ए। तो जी वन ऑफ बी माइनस जी वन ऑफ ए अपॉन में जी टू ऑफ बी माइनस जी टू ऑफ ए, ये कहता है कि देयर एग्जिस्ट सी इन ए बी सच दैट, है ना, मतलब जी वन जी टू दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इंटरवल ए बी पे, डिफरेंशिएबल ए बी पे। तो जी वन डैश सी अपॉन जी टू डैश सी, मैं पूरा स्टेटमेंट लिख दूं प्रॉपर, ये हमने क्लास में लिखाए होंगे थ्योरम, ठीक है, बैच नहीं में सर, बैच। इतना ही लिखा हुआ है। हाँ, कि एक फंक्शन है जी वन, यहाँ पे देखो इसमें क्या है, एक ही फंक्शन की जरूरत पड़ती है हमें, मान लो जी बोल देता हूँ, तो कॉची मीन वैल्यू जो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, उसमें एक ही फंक्शन चाहिए जो कॉन्टिन्यूअस हो इंटरवल ए बी पे, डिफरेंशिएबल हो इंटरवल ए बी पे, देन देयर एग्जिस्ट सी बिटवीन ए बी सच दैट जी डैश सी बराबर जी बी माइनस जी अपॉन बी माइनस ए। अब इसमें क्या है, देयर आर टू फंक्शंस जी वन जी टू, बोथ आर कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी, डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, देन देयर एग्जिस्ट सी इन इंटरवल ए बी सच दैट जी डैश सी अब जी वन डैश सी अपॉन जी टू डैश सी दिस। तो अप्लाई करो, ये जी वन जी टू लिख दिया मैंने, यहाँ से अप्लाई करो, क्या मिलेगा, यू अप्लाई दिस, तो जी वन डैश सी क्या मिलेगा तुम्हें, पहले ये बताओ, अपॉन, अच्छा इस डायरेक्टली यूज करो ना, इतना दिमाग नहीं लगाओ, देखो सीधा सीधा इसको मैं लिखता हूँ इसके हिसाब से। सो बताओ, तुम बताओ जी वन डैश सी क्या होगा, यहाँ से जी वन डैश एक्स निकाल लो पहले, जी वन डैश एक्स किसके इक्वल होगा, 1 इंटू एफ इंटू एक्स हो जाएगा। ओके, देन अब जी डैश 3x स्क्वायर हो जाएगा सर इसका। वो तो फिर जीरो हो जाएगा सर, लेबनिज लगा के रुक कर जाओ मेरे लेंगे भाई, ना। मैं बोल रहा हूँ जी डैश जी वन डैश एक्स किसके इक्वल आया, तो भैया डिफ्रेंसिएशन आता है कि नहीं, एफ और एक्स कर देंगे हाँ, सर। एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ जी वन डैश सी है, तो किसके इक्वल आ जाएगा ये, एफ ऑफ सी एफ ऑफ के, एक्स। हाँ एफ यस ऑफ सर, सी ना, हाँ, यस सर। ये न्यूमरेटर है, जी टू डैश सी निकालो कितना आएगा, ये सर 3 स्क्वायर, थ्री सी 3 स्क्वायर हो सी गया, स्क्वायर, हाँ। 3 सी स्क्वायर। अब यहाँ से जी वन बी माइनस जी वन ए, तो जी वन एट बी, अच्छा बी ए क्या लोगे, तुम्हारे क्वेश्चन में ए बी दे रखा है ना, यहाँ पे जीरो वन दे रखा है, दिस ए 0 इज जीरो बी इज वन, तो अप्लाई करो, जी वन माइनस जी जीरो, मतलब जी वन वन माइनस जी वन जीरो, जी टू वन माइनस जी टू जीरो, अप्लाई करो, इसको क्या आएगा, क्या होगा ये, एक्स बोलो जी वन वन क्या होगा, जी वन एट वन, जीरो टू वन क्वेश्चन में दे तो रखा था मेरे भाई, जीरो टू वन कितना दे रखा है ये, 1 दे रखा है हाँ, सर। तो इसको यूज करो ना, देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको यूज करो ना। तो जी वन वन तो मतलब जीरो से वन एफ एक्स डी है, तो क्वेश्चन में ही दे रखा है वन है वो, वन माइनस जी वन जीरो कितना हो जाएगा, जीरो, जी टू वन इज वन, जी टू जीरो इज जीरो, तो वन ही आ गया टोटल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या हो गया यहाँ से, 3 सी स्क्वायर हो जाएगा एफ सी की वैल्यू, एफ सी बराबर, 3 सी स्क्वायर। हाँ, थ्री सी स्क्वायर। अब क्वेश्चन तुम लोग को माइंड में आया, कैसे पता चलेगा क्या करना है, तो इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे ताकि आपका ब्रेन ट्रेन हो जाए कि इस तरह क्वेश्चन में ये करना है। तो कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम पे, है ना। अब कहाँ क्वेश्चन मिलेगा, तो बुक खोलो, बुक में देख सकते हो, नहीं तो पीवाईक्यूज में देख सकते हो, नहीं तो गूगल कर लो, गूगल पे मिल जाएगा, तुम टॉपिक का नाम डालो और उससे रिलेटेड तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे ऑनलाइन भी। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब आइडिया मिलेगा। जैसे यहाँ मुझे लगा कि अच्छा ऐसा कुछ है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको ऐसा, तो ये एक फंक्शन मेरा हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया, मतलब ये मुझे प्रूव करना था, यहाँ से आइडिया लिया मैंने, तो यहाँ से अब डिवाइड कर दिया तो वन आ जाएगा, तो ये आइडिया मिला कि ओके।
सो वन फंक्शन यू टेक दिस, अदर फंक्शन यू टेक दिस, रेशियो वहाँ से 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये फॉर्मूला लगाए और उससे आ गया, है ना। प्रूफ थोड़ा सा आगे जाकर सोचना होता है, देन यू हैव टू स्टार्ट। तो इससे आ गया, तो ये प्रूफ है इसका। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका हो गया तुम्हारा, अब बाकी को मौका दो। इसमें एक जो काई स्क्वायर वाला है, मेरा इसका मतलब आंसर नहीं हो पा रहा है, मतलब आ नहीं पा रहा है सर। उसको मतलब लाइक्लीहुड रेशियो काई स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, उसके बाद में मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मतलब आंसर मैच नहीं कर रहा हूँ। ये क्लास में मैंने तुम हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला वीडियो देखो जाके, उस क्लास में मैंने ये क्वेश्चन कराया। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, मुझे याद आ रहा है, ये शायद है ना, इसमें दो बार ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ता है, एक बार लेवल के लिए और एक बार पावर के लिए। तुम इसका एक काम करो, जो बैच 2 है ना, बैच 2 का जो डाउट, बैच 2 जब कंप्लीट हो रहा था, तो बैच 2 के लास्ट 2-3 वीडियो आप देखो। मतलब बैच 2 जब कंप्लीट कर रहा था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, तो उसके लास्ट 2-3 क्लास में हमने डाउट्स किए थे बस। तो उसको भगा भगा के देखो कहाँ पे ये क्वेश्चन करवा रखा है, चेक करना करवा रखा है मैंने। हाँ, नहीं हो तो फिर अगले क्लास में फिर पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट पूछने में दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहाँ से हो जाता है ठीक है, नहीं होता है तो कल फिर पूछो, मैं सॉल्व कर दूंगा। क्योंकि सीखना इंपॉर्टेंट है ना, और ज़रूरी नहीं कि एक बार मैंने पढ़ा दिया तुम्हें सब कुछ आ ही जाएगा ना। मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ कि मतलब खान सर की तरह नहीं हूँ कि मैं डायलॉग मार रहा हूँ कि बस ऐसा पढ़ा दूंगा, बोल के दिखाओ। तो वो हमारे में ज्ञान नहीं है ना। वो तो मेहनत करोगे याद रहेगा, नहीं करोगे नहीं रहेगा, वो वाली चीज़ है। तो वो है, कोई ज़रूरी नहीं एक बार में तुम सीख जाओगे, तो उसके लिए रिवीजन ज़रूरी है। तभी तुम जैसे तुम दोबारा सॉल्व कर रहे हो, नहीं हुआ होगा कोई बात नहीं, तो उसको आप देखो वहाँ सॉल्यूशन मिलता है ठीक है, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करता हूँ नेक्स्ट क्लास में, है ना। ये चीज़ है। बुक में बहुत बड़ा दे दिया जाता है, मतलब बुक जैसे में हम मत खुद करो करते ना, हैं। बुक में तो करोगे तो मेन सॉल्यूशन समझना मुश्किल काम है, करना आसान काम है। तुम खुद से सॉल्व करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, सॉल्यूशन समझोगे ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें। तो मैंने देखा है कि वो 2 लाइन में हो जाता है, और उसमें बुक में हाँ, 2-3 पेज में हो रहा है वो क्वेश्चन, हम दो क्योंकि ये लाइन में। उनका मेथड है, हो सकता है मैंने जो पढ़ाया उससे आसान मेथड पढ़ाया हो, या तुम्हें जो आता हो उससे आसान आता हो, है ना। एक ही तरीका तो है नहीं दुनिया में, तो वो चीज़ें हैं, तो उनके तरीके से मत करो, अपने तरीके से करो। हालांकि इसमें कुछ खास है नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है कहीं ना कहीं जाके, मुझे लग रहा है काई स्क्वायर बनाना पड़ता है ना। तो वो बस तुम्हें काई काई स्क्वायर में काई ट्रांस, स्क्वायर तो सर बन गया था, काई स्क्वायर के बाद में इधर से उधर करते हैं, वहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है। किधर से देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ। सो यहाँ से क्या है कि x1 से लेके x10 तक जो आपका है, और मैं उम्मीद करता हूँ बाकी सब लोग भी जो जैम के PYQ से एटलीस्ट 2010 तक आपने कर दिया होगा। आज मैं 2010 का डिस्कशन करूंगा, ये डाउट क्लास में 7 बजे तक खींच देता हूँ, 7 से 8 में मैं आप लोग को 2010 का बस हिंट दूंगा। देखो सॉल्व करना आपका काम है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सोल्यूशन लिख के दे दीजिए, लेकिन तुम लोग क्या ही सीखोगे तुम, अगर मैं लिख के दे दूंगा तो मुझे क्यों चाह रहे मैं दोबारा तैयारी करूँ जैम का। क्योंकि तुम्हें एग्जाम देना जैम या गेट का, तो खुद सॉल्यूशन लिखो, नहीं हो रहा तो इतना डाउट क्लास डेली चलेगा। अभी मैं परसों मेरी फ्लाइट है वापस कोलकाता की, मतलब मैं 26 तारीख को खड़गपुर पहुंचूंगा, तो 26 के बाद जो शेड्यूल है 6 to 9 जैम का वो चलता रहेगा, ठीक है ना। स्मार्ट बोर्ड पे क्लास होगी 26 तारीख के बाद, तब शायद ही मैं कहीं जाऊंगा अभी, है ना, आपके एग्जाम से पहले। तो तब रेगुलर 40-50 दिन है, तो डाउट क्लास डेली चलता ही रहेगा, ये है। लेकिन सॉल्व करो, सीखना है तो सॉल्व करो, सॉल्यूशन मिल भी जाएगा। और वो बच्चा जो सॉल्यूशन ढूंढ रहा है ना, मार्केट में सॉल्यूशन बुक है, और उनको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उनको 2005 से लेके 2018 तक का सॉल्यूशन बुक है, तब भी उनको ये क्वेश्चन नहीं आते होंगे, क्योंकि इनको क्या मटेरियल कलेक्ट करना होता है कि सर 18 तक का सॉल्यूशन तो है, आप 19, 20, 21, 22, 23 का लिख के दे दीजिए। अरे भैया हमने क्लास में कराए, करो उसको। और जो सॉल्यूशन बुक है क्या वो ढंग से अगर उतना ही समझ आ गया तो 19, 20, 21, 22, 23 खुद ही कर लोगे। अगर जिन बच्चों को 2005 से 2018 तक के एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुका है, तो क्या वो कॉन्सेप्ट काफ़ी नहीं है 2019, 20, 21, 20, 23 ईजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है 4-5-10 क्वेश्चन फंस जाएंगे, कोई बात नहीं, वो पूछो मुझसे, मैं दोबारा बताऊंगा। ये मैंने वीडियो में बता भी रखा है ना, जो हम बैच 3 कर रहे थे, मतलब बैच 3 ही चल रहा है हालांकि PYQ डिस्कशन, ये है अभी भी चल ही रहा है। तो 2005 तक मैं कराऊंगा, उसके बाद फिर डेली हमारा मॉक टेस्ट का फुल लेंथ सॉल्यूशन डिस्कशन होगा। मे बी, है ना, आज क्या डेट है, 24 है ना, हाँ, तो मे बी 28 तारीख से वो हम लोग फुल लेंथ टेस्ट डेली डिस्कस करेंगे 7 to 9 और 6 to 7 डाउट क्लास चल रहा है, चलता रहेगा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट जो है जो आपका ये क्वेश्चन है x1 to x10 जो है रैंडम सैंपल साइज 10 का फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग PDF। तो ये आपका PDF जो दे रखा है कि
थीटा अपॉन एक्स की पावर थीटा प्लस 1 एंड एक्स मोर देन 1, ठीक है। थीटा अपॉन एक्स थीटा प्लस एक्स मोर देन 1 एंड 0 अदरवाइज। तो अब क्या पूछा है तुमसे, एच नॉट दे रखा है थीटा बराबर 2, h1 दे रखा है थीटा बराबर 4, तो पूछ रहा है कि द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा दे ही रखा है तुम्हें 0.05, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा आपका 0.05 दे रखा है। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो ठीक है, पहले तो ये निकाला होगा एल एच नॉट अपॉन एल एच वन लेस देन के, ये निकाला है, बताओ क्या आया अगर निकाला है तो। ये निकाला सर, ये समेशन एक्सरसाइज का मतलब ऐसे टाइप में बनना हाँ था। बोलो बोलो, क्या है समेशन एक्स आई स्क्वायर, समेशन एक्सरसाइज का लेस मैं कर देता हूँ, देखो तो लाइक्लीहुड फंक्शन यहाँ सर लिखोगे, एक्स स्क्वायर होगा लेस देन के। प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई स्क्वायर ना। हाँ प्रोडक्ट ऑफ गया सर, क्योंकि तो अगर बाद मैं में अगर समेशन अगर यहाँ से मैं लाइक्लीहुड लिख के दिखा दूँ आपको तो ये या बनेगा सर प्रोडक्ट भी आएगा 4 सर एन, वैसे। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई इस पूरे की पावर थीटा प्लस 1, ये आपका लाइक्लीहुड फंक्शन है जहाँ पे ईच एक्स आई मोर देन 1 है। लेकिन मुझे चूंकि इस एक्स आई में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन मेरा थीटा का फंक्शन है, तो हमें थीटा में इंटरेस्ट है अब। तो ये आ गया, और थीटा की जगह एक बार हम रख देंगे 2 और थीटा की जगह एक बार रख देंगे 4। तो थीटा की जगह 2 एक बार 4 सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो जब आप 4 रखेंगे तो पावर नीचे ज़्यादा है और 2 में तो कॉन्स्टेंट मतलब तो है नहीं, 2 के लिए 3 और अपॉन यहाँ पे अपॉन 4, तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू के, ठीक है जी। तो ये तो आपका अभी क्रिटिकल रीजन है। इसमें थोड़ा सा आसान बनाने के लिए क्या करना होता है कि आप लॉग ले सकते हो। तो ये जैसे k1 है, तो आप जब लॉग लेंगे तो प्रोडक्ट समेशन बन जाता है, और ये 2 log एक्स आई आपका आ जाएगा लेस देन इक्वल टू k2, मतलब इधर भी लॉग लगाया लेकिन लॉग इंक्रीजिंग यस फंक्शन है तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सो आई फ्रॉम 1 to n, अभी तुम इतना ही रखो, अब तुम्हें इसको काई स्क्वायर में ले आना है। तो जैसे अभी एक्स आई जो है, अब मुझे अल्फा अगर यूज़ करना है यहाँ पे, तो यहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होगा। अल्फा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, तो यही बनेगा। तो अगर मैं अगले स्टेप में यूज़ करूँ तो 0.05 जो कि है अल्फा मेरा, दिस इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट। तो अभी तो मेरा यही है कि माइनस मतलब समेसन 2 log एक्स आई, इसी को यूज़ कर लेता हूँ, 2 log एक्स आई लेस देन इक्वल टू k2 अंडर एच नॉट, अंडर एच नॉट थीटा बराबर आपका 2 रखना है। तो अब देखो ये पहले देख लो कि थीटा 2 रख के आपका पीडीएफ क्या बनता है। जब आप थीटा को 2 रखते हो तो आपको ये डिसाइड करना है कि व्हाट इज़ योर पीडीएफ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 2। तो उस केस में जो मेरा पीडीएफ बनेगा 2 अपॉन एक्स की पावर 3 और एक्स मोर देन 1, ये है। सो 2 अपॉन एक्स की पावर 3 और एक्स मोर देन आपका 1 है। तो यहाँ से आप एक काम कर सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो log x का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहो log x का निकाल लो, है ना। यहाँ 2 log x हालांकि है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप log x का निकालना चाहो log x का निकाल लो। तो अगर y बराबर मैं अगर log x ले लेता हूँ तो इस केस में इसका जो पीडीएफ आएगा y का, है ना, क्या होगा, सो पीडीएफ ऑफ x, और यहाँ से x की वैल्यू e की पावर y हो जाएगी। तो आपका 2 अपॉन ई की पावर 3y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। तो डी एक्स अपॉन डी वाई करोगे तो क्या होगा, ई की पावर भाई y, है ना, लिखा है एफ एक्स ऑफ एक्स। तो एफ एक्स ऑफ एक्स लिखा मैंने, x की जगह मैंने e की पावर y रख दिया, और इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। तो ई एक्स अपॉन ई वाई, तो ये फाइनली कहने को तो ये रिड्यूस होकर आ गया 2 अपॉन ई की पावर 2y। ये फाइनली क्या बनेगा 2 ई की पावर माइनस 2y, 2 ई की पावर माइनस 2y, ठीक है ना। देखो तो ये क्या बन गया, ये किसका पीडीएफ है, ये इसका मीन कितना है अभी, मेन 1/2 है सर इसका। लेकिन मीन 1/2 है, लेकिन मुझे चाहिए था, मैं ऐसा कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे वो आ जाए, तो यहाँ पावर में ना y/2 आ जाए, मुझे ऐसा कोशिश करना है यहाँ पावर में y/2 आ जाए। क्यों चाहता हूँ y/2 आ जाए, ताकि ये काई स्क्वायर बन जाए। काई स्क्वायर बन तो y/2 कब बनता, तो यहाँ मुझे, मैं चाहता हूँ कि जो, है ना, तो मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए, y/2 कब बनेगी,
बोलो मैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन करूँ। अच्छा देखो अभी मैं फिर से लिख रहा हूँ, तो मैं W अगर ले लूँ कि मैं चाहता हूँ कि e की पावर माइनस W/2 बन जाए, तो W मुझे लेना पड़ेगा -4y, मतलब 4y लेना पड़ेगा, 4y, और y मैंने क्या लिया था log x, तो यहीं से काम करो, y बराबर 4 log x लिख लो। देखो तो यहाँ देखो मुझे पहले मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, मुझे आइडिया मिला कि y बराबर अगर मैं 4 log x लूँगा तो वो काई स्क्वायर बन जाएगा। तो ये मुझे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद दिखा, तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। तो अब यहाँ से fy ऑफ y निकालो, सेम फॉर्मूला लगाओ जो पहले लगाए थे, इसकी PDF लिखेंगे और x की जगह यहाँ से निकालोगे तो e की पावर 2 अपॉन यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर 4y/4। सर आपने एक उसमें वो भी तो बताया था कि जैसे अब इसको हम गामा में कर लें, समेशन लग रहा है यहाँ पर log हाँ x में, हाँ वो उसमें अगर बीटा की वैल्यू 2 होती है वो भी का स्क्वायर बनता है, एक अदर फॉर्म बता दें। नहीं तो डिपेंड करता है ना PDF क्या है। हाँ तो वो तो ये अभी जो मैं थीटा को 2 रखा ना, लेकिन वो ऐसा नहीं बनेगा। यहाँ तो देखो y बराबर 4 log x निकालो, 4 log x का PDF निकालो, क्या आएगा मैं ये बोल रहा हूँ। तो ये आएगा e की पावर y/4 और पावर 3 लोगे तो 3y/4 ये बनेगा, और इंटू dx अपॉन dy निकालो, तो dx अपॉन dy क्या बनेगा, यहाँ से x की वैल्यू मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे ना तो ये आ रहा है e की पावर y/4 है बनेगा। ना। हाँ तो dx अपॉन dy कितना होगा 1/4 e की पावर y/4, इसको सिंप्लीफाई करो क्या बनेगा बताओ। तो e की पावर 3y ऊपर आया तो 3y/4 माइनस y/4, माइनस के वही वही हाँ, तो आ गया ना। कहने का मतलब क्या आया, तो मैं सीधा सीधा बिना ज़्यादा टेंशन लेके मैं सीधा सीधा अब लिख देता हूँ कि ये बना 1/2 e की पावर y/2। अब तुम्हारा काम है ये प्रूफ करना, ठीक है। सो ये मैंने क्या किया, y बराबर 4 log x लिया, तो ये अब इसका मीन 2 हो गया, मीन 2 एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 है, मतलब chi² 2 है एक्चुअली। तो बस यहाँ मुझे क्या करना, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, तो अल्फा बराबर प्रोबेबिलिटी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा समेसन i फ्रॉम 1 to n, 2 से मल्टीप्लाई करो 4 log xi हो जाएगा, जो कि chi² 2 बन जाएगा, ठीक है। तो chi² 2 या तो yi बोल दो चाहो तो, है ना। तो chi² 2 लेस देन इक्वल टू यहाँ पे तुम जैसे समझ आ रहा वैसे करो, ठीक है। तो ये chi² 2 टोटल, और यहाँ पे लेस देन इक्वल 2k2 वो k3 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से। तो अल्फा यहाँ से आ गया तुम्हारे पास। तो क्रिटिकल रीजन क्या है, यहाँ भी 4 टाइम करना चाहो 4 टाइम कर लो, जैसे समझ आ रहा है तुम्हें, है ना। अब तुम देख लो कैसे करना है। तो यहाँ से आ गया, ये कहने का मतलब chi² 2n लेस देन इक्वल टू k3, ये तुम्हारा क्रिटिकल रीजन है। और यहाँ जो मैंने यूज़ किया है 4 log x, ये देखो यहाँ तो वहीं 4 log के में k कर दो, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दो इसको, यहाँ से तुम्हारा कुछ नया नाम दे दो इसको, k3 दे दो। वही था बस 2 था तो उसको मैं 4 कर दिया, उसमें कुछ नया नहीं किया मैंने। तो ऐसे इसलिए मैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अभी इसको लेके चल रहा हूँ मैं, और वो भी तब था जब थीटा 2 था फिर तुम्हें देखना पड़ेगा क्या है, ठीक है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन सेम होता है, यही चीज़ तुम्हें अब करनी है उसके लिए। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, अब मुझे तुम्हारा क्रिटिकल रीजन अगर मैं ये लिख रहा हूँ समेसन 4 log xi लेस देन इक्वल टू k3 मान लो, ये मैं क्रिटिकल रीजन अभी लिख रहा हूँ। या तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो तुम यही क्रिटिकल रीजन लेके चलो, बाद में उसके हिसाब से फिट करो। जैसे अगर मैं यहीं से क्रिटिकल रीजन लेके चलता ना, तो मेरा ये एक्चुअली है मान लो k, ये तुम्हें फिर कन्फ्यूजन हो रहा होगा। मैंने क्या लॉग लगाया, तो लॉग लगाया तो क्या बना ये log k, log k हुआ log k, ठीक है। अब यहाँ जैसे मैं 4 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जब भी मैं 4 करूँगा यहाँ पे कि 4 log xi समेसन लेस देन इक्वल टू 2 टाइम किया तो 2 log k, तो ये हमारा क्रिटिकल रीजन, ये समझो आप। सो ये और ये इक्विवेलेंट है अभी, तो मैं k को फिक्स रख रहा हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, मैं चेंज नहीं कर रहा, मतलब k1 k2 k3 करते थे ना वो नहीं कर रहा मैं। तो 2 log k है तुम्हारे पास। अब क्रिटिकल रीजन तुम्हारे पास अभी ये है जो k3 लिख रहा हूँ, इट्स नथिंग बट 2 log k। अब देख लो, तो यहाँ से ये जो मैं लिख रहा हूँ दिस इज 2 log k आ गया यहाँ से। अब क्या हो गया, तो यहाँ से बताओ, तुम खुद ही जानते होगे। सो व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ 2 log k, तो उसमें chi² में क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जिसके पीछे की प्रोबेबिलिटी अल्फा हो, और यहाँ 1 माइनस अल्फा हो, पीछे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है ना, इस नंबर के पीछे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है। ये तो हमें उसमें दे रखा है उसमें। तो chi² 2n अल्फा, नहीं क्या लिखते हैं इसका नोटेशन क्या होता है 1 माइनस अल्फा ना। वन माइनस अल्फा। तो यहाँ 2 log k की वैल्यू आ गई
काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा, और ये तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी पेपर में। यहाँ से के निकल जाए क्या? ओके सर। अब के निकल गया तो क्या हो गया, के यहाँ रख दो, तुम्हारा ये क्रिटिकल रीजन आ गया जो पूछा था। अब इस के निकल गया तुम्हारा, के यहाँ से निकल गया, के यहाँ तुम कैलकुलेशन करो, अल्फा रखो 0.0.5, ये तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, एन 10 है, तो काई स्क्वायर 20, 0.95 दे रखा है क्वेश्चन में, वहाँ से के निकाल लो, ये क्रिटिकल रीजन आ गया। अब क्या दिक्कत है भाई, अब तुम्हें क्या निकालना है, पावर निकालने हैं, तो पावर में तो सर फिर से थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा पावर में तुम्हें। तुम्हारा क्रिटिकल रीजन था प्रोडक्ट एक्स आई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू के गिवन, अब होगा थीटा इज इक्वल टू 4, तो अब 4 के लिए काम करना होगा तुम्हें, सेम चीज़ लॉग लगाओगे तो अभी भी ऐसे ही बनेगा, 2 log एक्साइज समेसन आई फ्रॉम 1 to n लेस देन इक्वल टू log k। अब थीटा यहाँ 4 है, तो फिर तुम्हें पता दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, जब थीटा 4 रखेंगे तो ये काई स्क्वायर कब बनेगी, अब तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग यहाँ फिर से लगाना पड़ेगा तुम्हें। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में करना पड़ेगा। जी, जैसे यहाँ पे मैंने कहा थीटा को 2 रखा था, पीडीएफ ये बना, तो मैं y ऐसा क्या लूँ ताकि काई स्क्वायर बन जाए, काई स्क्वायर 2 बन गया ये y, तो उससे है ना, ये समेसन वाई आई था, ये जो काई स्क्वायर 2 लिख रहा हूँ ये समेसन वाई आई है, ये समझ लो, इसको मैं समेसन वाई आई कर देता हूँ, ये चीज़ है समेसन वाई आई है, तो वाई आई काई स्क्वायर 2n है, इससे आ गया। अब जब थीटा को 4 रख के देखो पीडीएफ क्या है, तो जब थीटा को 4 रखोगे तुम्हारा पीडीएफ क्या बन रहा है, 4/x⁵ यस सर। x मोर देन 1। अब फिर से तुम y बराबर पहले log x ले लो और बाद में एक आइडिया मिल जाएगा मुझे क्या करना पड़ेगा, तो fy ऑफ y निकालूंगा मैं यहाँ पे, तो फिर से सेम चीज़ 4 अपॉन यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी e की पावर y, तो e की पावर 5y एंड यहाँ से आ जाएगा dx अपॉन dy e की पावर y, कितना बन गया ये 4 e की पावर -4y। लेकिन फिर से तुम सोचो, तुम्हें यहाँ काई स्क्वायर 2 बनाने के लिए क्या चाहिए था, y बाई 2 चाहिए था, तो अब मैं ऐसा क्या लूँ, तो मैं मुझे इसको समहाउ बनाना है e की पावर -w/2 टाइप का, w/2 को इक्वल कर दूंगा 4y से, तो w आ जाएगी 8y, तो मतलब मुझे यहाँ पे 8y लेना था, तो मुझे यहाँ पे y को 8 log x लेना था। अब 8 log x का ट्रांसफॉर्मेशन करके देखो तुम, ये भी ठीक है, ये रफ वर्क नहीं है, ये फेयर में भी तुम कर सकते हो, बस मैं सॉल्यूशन छोटा बनाने के लिए यहीं पे 8 टाइम कर दे रहा हूँ, वरना तुम एक बार और ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, ये हो गया, यहाँ से x आ जाएगा e की पावर y/8, ठीक है। अब ये हो गया, तो यहाँ से fy ऑफ y निकाल लो, तो यही पीडीएफ होगा 4/x, x यहाँ से निकालोगे क्या, e की पावर 5y/8 इंटू dx अपॉन dy, सो 1/8 e की पावर y/8, सिंप्लीफाई करो इसको, अब कितना बना, कि फिर 1/2 e की पावर y/2 बन गया होगा, माइनस में चेक करो। यस सर, क्लियर सर, हो जाएगा। अब तुम्हारा ये यहाँ पे अब 8 log x तुम्हारे काम का चीज़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हें अब 8 लाना है, देखो ध्यान से, i बराबर 1 to n 8 log x i लेस देन इक्वल टू 4 log k तुम्हें पहले से ही पता है, तो तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, ये काई स्क्वायर 2 हो गया, सम करके काई स्क्वायर 2n आ गया, तो काई स्क्वायर 2n लेस देन इक्वल टू 4 log k, 4 log k। अब ये तुम्हें चाहिए ना, तो ये कोई नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो तुम निकाल लोगे उससे। अब ये कहाँ से निकलेगा, तो ये भी क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है, ये वैल्यू के पुट करो और ये वैल्यू तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन, तो ये नंबर क्या होगा फिर से समझो। सो यहाँ पे है काई स्क्वायर, जैसे होता है ना एग्जाम्पल के लिए 2n कॉमा अल्फ़ा, तुम्हें क्या चाहिए, मुझे लेस देन, तो लेस देन अल्फ़ा है, तो यहाँ 1 माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ 1 माइनस अल्फ़ा। अब ये वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, चेक करो, तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो तो यहाँ अल्फ़ा रख दोगे तो इधर अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ से हुआ क्या, काई स्क्वायर में सर ये प्रॉब्लम आती है, जैसे अब आप ले रहे हैं काई स्क्वायर 2 इनका अल्फा या 1 माइनस अल्फा, हाँ, तो ये किसके, ये लेफ्ट वाले के रेस्पेक्ट में राइट वाले के में, ये समझ में नहीं आता। अरे मेरे भैया यहाँ जो लिख रहा है ना वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये तुम्हें डिसाइड नहीं करना, ये पेपर का पहला पेज पे लिखा हुआ है, ध्यान से जाके देखो, वो बता रखा है कि काई स्क्वायर 2n अल्फ़ा का मतलब राइट में अल्फ़ा रखना है या राइट में 1 माइनस अल्फ़ा रखना है, ये क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है पहले पेज पे, इसी पेपर ओपन करो या कोई भी पेपर ओपन करो, वहाँ बता रखा है उसने कि तुम्हें डिसाइड नहीं करना है, वो क्वेश्चन पेपर वाले डिसाइड कर चुका है। तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस अल्फ़ा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा कब, अगर ये जो नंबर है, जब ये जो नंबर तुम्हारा है ना 4 log k इज काई स्क्वायर 2n अल्फ़ा। अब ये तुम जाके k निकालो, उससे तुम्हें पेपर में दिखेगा अल्फ़ा क्या है यहाँ पे
अब ये कंफ्यूज नहीं होना, अगर कन्फ्यूजन हो अल्फा बीटा में तो यहाँ बीटा ले लेना, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो पहले वाला अल्फा इस वाले अल्फा में। ये वो अल्फा नहीं है जो पहले दिया हुआ था, नोटेशन वो यूज़ कर रहा हूँ, 1 माइनस बीटा कर देता हूँ। तो ये 1 माइनस बीटा इसका आंसर होगा। कब? ये राइट साइड बीटा है, यहाँ 1 माइनस बीटा है, ये नंबर का स्क्वायर 2n बीटा है। दिस नंबर इज, अब आराम से शांत दिमाग से सॉल्व करो, और कन्फ्यूजन हो फिर कल पूछो। 2n कॉमा बीटा है, और ये तुम्हारा 2n कॉमा, ये बीटा अल्फा अलग है, अल्फा क्वेश्चन में दिया था वो अलग है, ये बीटा अलग नंबर है। ठीक है, तो ये देखो क्या है, के कॉमन है, के इज कॉमन, जो पहले आया था वही है। ये मैंने पूरा ऑलमोस्ट सॉल्यूशन लिख दिया है, क्योंकि सब्जेक्टिव है, लेंदी सॉल्यूशन है, लेकिन आपको समझना है कि हो क्या रहा है। सब्जेक्टिव है ना, तो लेंदी तो है ही, लेकिन समझ आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक्चुअली ना आउट ऑफ सिलेबस सा लग रहा है मुझे। x1 x2 xn जो है आईआईडी है, कोई इनइक्वालिटी आती है जो हायर लेवल पे है, ये जैम के सिलेबस में है नहीं। कह रहा है e की पावर लैम्डा x जो है लेस देन इक्वल टू e की पावर, कह रखा है लैम्डा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2। हाँ तो ये है हमारे पास। अब ये कह रहा है कि x1 x2 xn आईआईडी है डिस्ट्रीब्यूशन जिसका e की पावर लैम्डा x लेस देन इक्वल टू है e की पावर है ना लैम्डा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाई 2। अब कह रहा है डिफाइन, x बार पता ही है मुझे, सो हेंस द ऑप्शन इज दिस। सो एक्चुअली इसका कुछ स्पेशल नाम है इस इनइक्वालिटी का, ये x मोर देन t कुछ नाम था, देखना पड़ेगा। तो ये आईटी कानपुर का ना एमएससी वाला जो असाइनमेंट है उसमें है ये, दिस मोर देन t, कह रहा है कि क्या होगा। आई थिंक इसने बनाए हैं ना, ये मुझे लग रहा है दोनों साइड। सो ये ऐसे आउट ऑफ सिलेबस है कोई इनइक्वालिटी, अगर प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ तो हम कर सकते हैं। तो ये है, एक में माइनस एक माइनस नहीं है क्या पावर में, है ना। फिर से इसका प्रूफ लिखना पड़ेगा। प्रूफ के इसके दो टेक्निक है कि एमजीएफ से भी आ जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि है ना यहाँ पे लैम्डा एक्स है, तो एमजीएफ का डेफिनेशन क्या है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स, है ना। तो इससे मिल जाएगा लैम्डा के टर्म में। एक ये है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ता है, एक मोर देन टी एक लेस देन टी, तो उससे आ जाएगा। सो ये हालांकि ना मतलब ये डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट इनइक्वालिटी है, ये कोई इसका नाम मुझे अभी पता नहीं है, ये एमएससी में आएगा। ये डायरेक्ट एक इनइक्वालिटी है जो जैम के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर प्रूफ करना चाहो इसको कि हाउ टू ऑब्टेन दिस, तो उसके लिए इसका टेक्निक कहीं ना कहीं एमजीएफ से आता है। और एमजीएफ में कैसे अप्लाई करेंगे इसको, तो इसका ना प्रूफ लिखना पड़ेगा। ठीक है मैं देखता हूँ प्रूफ, है मुझे याद नहीं है, सो उसको लिखना पड़ेगा मुझे, सो क्योंकि ऐसे काफ़ी टाइम लग जाएगा। ओके सर। ठीक है ना, तो इसका प्रूफ देखना पड़ेगा, नहीं तो ये आइडेंटिटी है ये हायर लेवल पे, तो डायरेक्ट जैम के सिलेबस में तो नहीं है, बट अगर प्रूफ करना चाहो तो वही थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा कुछ, तब जाके समझ आएगा ट्रू है फॉल्स है। इसके लिए एक और काम कर सकते हो आप, कोई सूटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ले लो जो उसको सेटिस्फाई कर रहा हो, तो वैसे भी सोच सकते हैं हम लोग कि लैम्डा कोई रियल नंबर है तो एक ऐसा लेके जो उसको सेटिस्फाई कर जाए, और फिर हम लोग ट्राई करके देखा ट्रू फॉल्स का, चूँकि ट्रू है तो ट्रू ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको अभी स्किप करो, मुझे प्रूफ लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको दे रखा है समेसन 1/k एंड k फ्रॉम 1 to n। अच्छा तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 + 1/2 + 1/3 डॉट 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 अप टू 1/n। ठीक है, तो ये सेन 1 से लेके 1/n तक है। अच्छा, और in आपको दे रखा है इन्होंने कि 1 से लेके n तक है ना, और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है न्यूमरेटर में एक्चुअली,
तो फ्रैक्शनल पार्ट है तो कोई बात नहीं, इसको 2 इंटीग्रल ब्रेक कर देते हैं। देखिए तो आपको इंटरेस्ट क्या है, S10 और I10 में, ओके तो कोई दिक्कत नहीं है। तो S10, तो S10 हो जाएगा 1/10 तक, यही ना, इसके हिसाब से यही लग रहा है 1/10 तक। और I10 चाहिए, तो I10 चाहिए मुझे अगर, तो ये हो जाएगा 10 तक। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं पहले 2 पार्ट में कर देता हूँ, 1 से 10 x/x² अलग कर दीजिए, तो 1/x dx माइनस 1 से 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x/x² dx। तो यहाँ से इजीली आ जाएगा log x, तो ये आपका बन गया log 10 माइनस log 1 0 माइनस। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक कैसे करेंगे आप, तो एक काम कीजिए, ये जो वैल्यू है, जैसे x जब 1 से 2 में है तो इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, समेशन में लिख देता हूँ k2 k+1 और k स्टार्ट विथ 1 to 9 तक जाएगा ना, तभी तो वो 10 हो जाएगा, है ना। जैसे पहला 1 रखेंगे तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 9 से 10 तक जाएगा। मैं इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं ना कर क्या रहा हूँ। 1 से 2 प्लस 2 से 3 प्लस 3 से 4 प्लस, तो इतना लिखने के बजाय मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। तो बताइए इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी k के टर्म्स में, जब 1 से 2 है तो 1 आ जाएगी, है ना, हाँ तो यहाँ k आ जाएगी, 2 से 3 में 2 आ जाएगी, तो k/x² dx। सो अब इसको मैं क्योंकि इसको इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा ऊपर भेजता हूँ। सो चल रहा, हाँ ठीक, अरे कैसे सिस्टम है ये। चलिए ठीक है, हाँ तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे, तो आगे बढ़ाएंगे। सो log 10 माइनस, अब समेशन ऐसे रखते हैं, हम k को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि x का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो समेशन k फ्रॉम 1 to 9, k बाहर रखिए, 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस 1/x, इसकी लिमिट है k2 k+1, दैट्स ऑल, यस k आउट, 1/x² का माइनस 1/x, k2 k+1 खत्म। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो log 10 माइनस, अब इसको आप पुट करेंगे तो समेशन k फ्रॉम 1 to 9, चलिए k टाइम, तो k अपॉन, मैं k रखता हूँ यहाँ साथ में, सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग k आउटसाइड जस्ट पुट इट हियर, है ना। तो सेम बात है क्योंकि इंटीग्रेशन तो x का हो रहा है, और ये माइनस चाहे तो इसको प्लस में बदल देगा, ये वाला माइनस यहाँ प्लस में बदल दिया, और नहीं रखना देख लीजिए जैसे माइनस बात, तो 1 ये आ जाएगा k/k+1 माइनस k/k, एक बार चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, ठीक है। k वहीं रखा 1/x² का माइनस 1/x, k एज इट इज जहाँ पे था, लिमिट माइनस बाहर भेज दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फाइन, ओके ना। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो गया आपका log 10 माइनस, तो ये तो 1 ही हो गया, तो 1 हो गया, 10 बार घटा देंगे तो -10 हो जाएगा, तो बाहर कर देता हूँ वही मैं इसको, और अब बचा k/k+1। ये काम करें, यहाँ अगर एलसीएम ले तो क्या बनेगा, अच्छा अगर मैं यहाँ पे टेलीस्कोपिक बनेगी, ये टेलीस्कोपिक, सम तो ऐसे निकाला जा सकता है, मुश्किल तो नहीं है। अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो क्या बनेगा, ये एलसीएम ले लूँगा तो ये k × k+1 है ना, k बाहर कर लो तो माइनस ये बनेगा ना। मैं बोलना चाह रहा हूँ एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई होकर ये सेकेंड टर्म क्या बनेगी, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, मतलब log 10 प्लस, आप एलसीएम लीजिए इसको, k फ्रॉम 1 to 9, सो यहाँ है k × k+1, और न्यूमरेटर में क्या बचा, k², माइनस के 1, चेक करो, k² माइनस k² माइनस k, हाँ यस सर, बाकी लोग भी चेक करो भाई, यस सर, ठीक है। तो अगेन वो माइनस बाहर था, वो माइनस रखना ही बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो, के कैंसिल करो, माइनस बाहर करो। अब देखो हुआ क्या,
सो ये एक्चुअली वही है ना जो S10 मिला था, S10 के टर्म में कुछ ना कुछ तो आ गया ये, देखते हैं। तो आपका हो गया ये log 10 माइनस माइनस बाहर कर रहा हूँ ये वाला माइनस। अब इसको खोल देते हैं, तो खोलेंगे तो क्या कहाँ से स्टार्ट होगा ये 1/2 प्लस 1/3 1/10 तक। तो किसकी कमी है यहाँ पे? जस्ट 1 की। 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, तो 1 तो क्या I10 S10 बन गया ये। तो अभी हम लोग I10 निकाल रहे थे राइट, तो हमें चाहिए I10 प्लस S10। तो I10 प्लस S10 जो ही कर देंगे, तो S10 था 1/1 से लेके ये, तो सारे कैंसिल कर देगा वो। तो ऐड करेंगे तो सबको कैंसिल, तो बचा log 10 और प्लस में 1। देख लीजिए। थोड़ा सा वहां से पार्ट बता दीजिए, फ्रैक्शन पार्ट थोड़ा था आपने, थोड़ा सा वहां से बता दीजिए। ठीक है जी, तो आंसर भी सही है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके यस सर। जी, दीपांशु है अभी? सर हाँ इसमें सर यहाँ से अपने फ्रैक्शन पार्ट को जो 1/x में लगा था उसको बता दीजिए, इसी फॉर्म इसी में ऊपर। 1/x² क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, देखो एक मिनट। ऊपर से सर, ऊपर से। हाँ रुको रुको, पहले तो मैंने उसको जो गायब किया उसको लाना पड़ेगा उसके लिए। अरे यार, तो ना इसका बहुत लफड़ा है। कहाँ पे तुम्हें कहाँ डाउट है? यहाँ पे? जस्ट इससे सर ऊपर वाली लाइन है, इससे जस्ट ऊपर। हाँ, उसमें क्या हुआ है? अरे भाई देखो, यहाँ पे था 1 से 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अपॉन x² dx। ठीक, देखो ध्यान से, मैं इसको लिख रहा हूँ 1 से 2, 2 से 3। तो मैं इतना लिखना नहीं चाहता था, इसलिए उसको समेशन में लिख दिया, ऐसा लिखा मैंने। ठीक है, तो जब x 1 से 2 में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये हो गया 1/x²। जब x 2 से 3 में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। ओके सर, 2/x²। ऐसे करके ये 9/x² हो गया। तो इसी को वहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है k/x² dx इंटीग्रेशन k से k+1 और k स्टार्ट्स विथ 1 to 9। यही जो ऊपर वाली चीज़ है ना, इसको एक साथ मैंने ऐसा लिख दिया। ध्यान से देखो, तुम ओपन करके देखो, दिख जाएगा। 1 रखोगे तो ये वाली चीज़, जब k को 1 रखोगे तो पहले टर्म बनेगी, जब k को 2 रखोगे दूसरे टर्म बनेगी, k को 3 रखोगे। सर स्क्रीनशॉट लेना था जरा, वो दिखा दीजिए इस क्वेश्चन। अब वो एक्चुअली यहाँ मुझे दिक्कत ये इसमें ना, ये एक्चुअली मैं लैपटॉप में यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे समझ ये नहीं आ रहा जो ऊपर गया वो नीचे कैसे आएगा अब। ये क्योंकि स्मार्टफोन में तो माइंड वो कर देते हैं उससे। अब यहाँ मुझे दिक्कत ये है कि इसका अभी ज़्यादा सिस्टम नहीं पता मुझे, तो ये जो गया ऊपर वो नीचे कैसे आएगा। चलो ट्राई करके देखता हूँ, क्योंकि ना ये भी अलग ही सिस्टम है इसका। आएगा? कंट्रोल शिफ्ट करके ऊपर वाले को दबाओ तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसा है क्या? देखता हूँ। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट और जो अपर की है उसको दबाइए। कंट्रोल नीचे कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट और वो ऊपर वाला अपर वाला बटन जो होता है इसमें, वो हाँ 4 बटन होते हैं, वो वाला लग तो पूरा रहा है, सेलेक्ट हो ऊपर जाएगा। को देखता हूँ। लग तो रहा है, तुमने सही बताए हैं, लेकिन ये ऊपर वाला गया कहाँ? वो तो मैंने गायब कर दिया लग रहा है। ये बीच के टर्म्स कहाँ गए? रुको रुको, थोड़े से पहले बाहर जाने दो इसको। अब रुको, कंट्रोल शिफ्ट मैंने कंट्रोल ए दबाए हैं, देखता हूँ क्या आता है। हाँ आ गया ना, ठीक है। कंट्रोल ए से सारा सेलेक्ट हो गया। ओके डन, यही था ना, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन आ गया। और ये मैंने बाद में किया था सॉल्व। किसका डाउट रह गया अब? दीपांशु है तो नेक्स्ट। हाँ जी संजय, तुम्हारा इसमें क्या डाउट है? 23A। नहीं होगा लिमिट। अच्छा, तो 23A जो है ये कहना चाह रहा है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। तो सीरीज 1 - e की पावर
-1/n और इनटू में है log, मतलब नेचुरल लॉग 1 + 1/n। अच्छा, n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। ये बताओ e की पावर x का एक्सपेंशन आता है? यस सर आता है। खोलो जरा इसको, log 1 + x का एक्सपेंशन आता है? यस सर दोनों का आता है। खोलो जरा इसको, क्या बनता है ये? सी हो जाएगा ना सर, फिर और कुछ तो नहीं करना। हाँ, तो उससे दिख जाएगा टर्म्स, ईच टर्म तुम्हें दिख जाएगा, सारे टर्म कन्वर्जेंट आएंगे। तो प्रोडक्ट करोगे ना, तुम्हें दिख जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ क्या आएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा 1/n प्लस 1/n4 मान लो। तुम्हें पता है ना हर टर्म कन्वर्जेंट है ना इसमें, तो पी टेस्ट से यस सर, यस सर, तो ये पी टेस्ट से। कन्वर्जेंट हो जाएगा। हाँ, ओके तो ये ओके तुम्हें ओके, देखना अब तो पड़ेगा हो किस जाएगा तरह से सर। कुछ बनेगा। ये या तो दूसरा तरीका है टेस्ट लगाओ, तो टेस्ट लगाने के लिए देखो मैं दूसरा तरीका, और एक तरीका ये था, सेकेंड तरीका बताता हूँ। देखो तुम सोचोगे ना तो टेस्ट ही हजार तरीके टेस्ट ही निकलेंगे। नहीं लगा पा रहा था सर, मैं ऐसे तो सोच लिया था ये ये ओपन हो करके गया हो दूसरा, सकता है। ये एन मेरे पास ये है। अब ध्यान दो, मैं बी एन तुम्हें सजेस्ट करता हूँ। तो बी एन सजेस्ट कैसे करता हूँ? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस ई की पावर -x अपॉन x। बताओ ये क्या होगा? और दूसरा हमारे पास फॉर्मूला होता है x टेंस टू 0 log 1 + x अपॉन x। ये बताओ क्या होता है? बोलो और भाई, ये कोई भी। एल हॉस्पिटल लगा लो, इजीली दिख जाएगा। वन 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 आ रहा है सर नीचे वाले का। दोनों 1 आएगा शायद, चेक कर लो। 1 ही होता है। ठीक है ना? हाँ, ये फॉर्मूला भी है, नहीं समझ आया फॉर्मूला तो एल हॉस्पिटल लगा लो, इजीली दिख जाएगा। ऐसा क्यों किया मैंने? तो मैं यहाँ लगाऊंगा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो मैं तुम्हें बी एन सजेस्ट कर रहा हूँ, ए एन तो तुम्हारे पास ये है ऑलरेडी। अब मैं तुम्हें बी एन सजेस्ट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला से हिंट लेके। तो इस फॉर्मूला से हिंट लेके बी एन जो मुझे मिला वो मिला 1/n², क्योंकि जो x तुम्हें यहाँ दिख रहा है ना वो 1/n है एक्चुअली फॉर्मूले में। अब 1/n² के साथ टेस्ट करो, देखो कितना आसानी से काम हो गया। अब तुम खुद ही मुझे बताओ, n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन की लिमिट क्या आएगी? ए एन तुम्हारा ये है, और मैंने यहाँ लिख रखा है इसीलिए ताकि तुम्हें समझने में दिक्कत ना हो। 1/n²। अरे भाई 1 और 1 1 ही आएगी। आएगी। और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कहता है अगर ये पॉजिटिव आ गया तो समेशन ए एन समेशन बी एन बोथ कन्वर्जेस डाइवर्जेस टू 0। साइमल्टेनियस। तो हो गया। तो इसके बारे में तो जानते ही हो, सीरीज 1/n² के बारे में। तो यस सिंस सर। सीरीज 1/n² कन्वर्जेस, तो इंप्लाइज कर रहा है जो सीरीज ए एन है दिस ऑल्सो कन्वर्जेस। तो ये हमने यूज़ किया लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा हिंट दिया, तो इससे हमने, और जहाँ x लिखा हूँ वो 1/n है एक्चुअली, वहाँ से मैंने 1/n को इंटेंशनली मैंने x लिखा है। ठीक है, तो हो गया, इतना ही सोल्यूशन काफ़ी है। ओके सर। चलो, तो मुझे लगता है कि इसको डाउट क्लास अब यहीं स्टॉप करते हैं, 2 घंटे का हो गया। तो ठीक है, तो देखो अभी क्या करता हूँ, अगर तुम लोगों ने सॉल्व कर रखा है तो मुझे डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर सॉल्व नहीं किए हैं तो मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत है। अब ये जो लोग सिंसियर लोग हैं तो सॉल्व तो किए ही होंगे, तो सीधा सीधा डाउट भी डिस्कस कर सकते हो, और अगर चाहते हो एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम 2023 से अभी तक करते आए हैं, है ना, एक एक क्वेश्चन, मतलब पूरा सॉल्यूशन तो नहीं किया मैंने, जस्ट मैंने डिस्कस किया है कि इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, अप्रोच बताएं। सॉल्यूशन बुक है आपके पास, तो मेन ये नहीं कि सॉल्यूशन आपके पास है, मेन आपके दिमाग में सॉल्यूशन फिट हो रहा है नहीं हो रहा। अगर वो क्वेश्चन आपको उस तरह का क्वेश्चन मिले, न्यू क्वेश्चन, तो क्या आप अप्रोच कर पाओगे, ट्राई कर पाओगे, ये ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको खुद से सॉल्व करना होगा बिना सॉल्यूशन देखे। सॉल्यूशन देखना जस्ट फॉर हिंट, है ना। एनीवे, तो मैं अभी 2 मिनट का ब्रेक ले लो, और उसके बाद फिर मैं 2010 का डिस्कसन करते हूँ। 11 का किया ही था लास्ट टाइम, आई थिंक 23-24 तक कर ही दिया था, 4-5 क्वेश्चन बचे थे वो सॉल्व करना, डाउट रह गया तो पूछना। तो अभी मैं 2010 का डिस्कसन कर देता हूँ, फिर 2009 8 7 4 सॉरी 6 5, है ना। तो एटलीस्ट चूंकि बैच 3 में जो लोग एडमिशन लिए हैं ना, तो उनका एटलीस्ट रहेगा कि मैंने एक एक क्वेश्चन डिस्कस किए, डाउट क्लास चल ही रहा है, तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि सर ने कराया नहीं, है ना, तो इसलिए मुझे कराना ही है। तो ऐसा है, ठीक है। तो अभी मैं डिस्कस करूंगा, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर मैं डिस्कस करूंगा 2010 का पेपर, जस्ट 1 घंटे में ही हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, मैं सॉल्व करूंगा नहीं आज, सॉल्व करूंगा नेक्स्ट क्लास में, जो डाउट क्लास होगा उसमें आप डाउट पूछो या। तो ऐसे आज जस्ट एक बार हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, व्हाट कॉन्सेप्ट यूज़ करने हैं। वैसे आपको भी समझ आना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चलना चाहिए क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, देन यू स्टार्ट सॉल्विंग। ठीक है, तो अभी 2 मिनट ब्रेक ले लो, फिर स्टार्ट करता हूँ मैं दूसरा रिकॉर्डिंग।